good evening. Welcome to all the attendees here in our webinar on equity investments, professional perspective. I would like to start this session with with a few words of our CIRC chairman, Ankur sir. Ankur sir, please hand over to you. Just start the session with your few words. Yeah. थैंक यू मैम। जैसा कि मैम ने बताया, आज का टॉपिक शेयर मार्केट से रिलेटेड है, आईपीओ से रिलेटेड है। वे अपनी वेल्थ क्रिएट करने से रिलेटेड है। अपनी वेल्थ कैसे क्रिएट करनी है, कहाँ पे अपन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस किस चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ में इसमें प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारी है। रिस्क एनालिसिस भी कर सकते हो किसी कंपनी की वैल्यूशन, शेयर वैल्यूशन करना होता है, वो भी होता है। उसका टैक्स प्लानिंग का भी पार्ट होता है। ये भी है प्रोफेशनली, अपन प्रोफेशन के साथ साथ में ये भी काम कर सकते हैं, आईपीओ के साथ साथ में, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ में। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि हमको इन्वेस्टमेंट करना क्यों है। सबसे बड़ी चीज है अपने पास रिक्वायरमेंट क्या है अपनी इन्वेस्टमेंट की, कि हमको शॉर्ट टर्म के लिए यूज करना है, लॉन्ग टर्म के यूज करना है, मैं किसके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, वो मेरी प्लानिंग होनी चाहिए और उसमें मेरा डिसिप्लिन होना चाहिए। सपोज करो मैंने कोई लॉन्ग टाइम विजन लिया है, तो लॉन्ग टर्म विजन लेने के लिए मैं उसको ये नहीं है कि बीच में उसको कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, तो मैं उसको बीच में से उसको क्लोज करके या उसको ब्रेक करके वो पैसे निकालूं। वो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है किसी भी इन्वेस्टमेंट को। डिसिप्लिन होगा तभी अपनी वेल्थ क्रिएशन होगी, अदरवाइज वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। अपन बात करते हैं हेल्थ के बारे में भी, तो हेल्थ में भी क्या है, जब अपन डिसिप्लिन होते हैं खाने में, वॉकिंग में, एक्सरसाइज में, जब भी जाके वो हेल्थ अपनी प्रॉपर हेल्थ मेंटेन होती है। अदरवाइज अपन हर कुछ खाएंगे या अपन एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो अपनी हेल्थ हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। तो इसी तरह से अगर अपनी वेल्थ को क्रिएट करना है, तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए भी हमको डिसिप्लिन के साथ में आगे बढ़ना होगा कि हमको मंथली क्या इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है। तो हमारे बीच में जो आज के सेशन स्पीकर हैं, वत्सल खेमका जी, वो हमको ये बताएंगे कि एक आईपीओ या शेयर मार्केट या इक्विटी फंड में भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उसके क्या क्या पैरामीटर है, कि किस किन चीजों को ध्यान में रखते, किस रिस्क को ध्यान में रखना होता है, बैलेंस शीट को कैसे रीड करना होता है, क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने के लिए कंपनी के लिए। तो मैं इनको, स्पीकर महोदय वत्सल को कहूंगा कि हमारे जो ऑडियंस है उनको ध्यान में रखते हुए, एज ए सीए, और इसमें कुछ हो सकता है मैं भी स्टूडेंट भी हूँ, तो उनको ध्यान में रखते हुए अपने सेशन को कैरी करें और मैक्सिमम हम यूजफुल आपका बेनिफिट ले पाएं। इसके लिए आपको, आपने हमको टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। ओवर टू मैम। Yeah. Well said, sir. As health is wealth, तो जैसे हेल्थ में डिसिप्लिन जरूरी है, वैसे ही वेल्थ के लिए भी डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट सीए धवल कोठारी सर टू से फ्यू वर्ड्स बिफोर इनिशिएटिंग दिस सेशन। सर प्लीज। धवल कोठारी सर। मैं भी शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए होंगे, रिज्वाइन ओके करेंगे बाद ओके में, देख लें आप। okay. Now I would like to introduce our today's speaker Vatsal ji, and after that I will hand over the session to him. So this is a very brief introduction of Vatsal ji. He is a SEBI registered research analyst, chartered accountant, and a CFA charter holder. He is the co-founder of VK Wealthwise and Associates, a research firm that helps investors with smart strategies for short and long-term wealth creation. Vatsal has over 6 years of experience in the Indian stock market and is known for his strong understanding of both fundamental analysis and technical strategies. He began his career at top firms like EY and Deloitte, where he worked on audits and financial due diligence. Today, he mentors and provides advisory to hundreds of investors, helping them understand how to pick good stocks and build solid portfolios. He has been featured in well-known newspapers for his market insights and has spoken at various clubs, ICI conferences, and leading MBA colleges across this country. We are excited to have him with us this evening. Now give a warm welcome to CA Vatsal Khemka. Hand over to you, Vatsal ji. Thank you, ma'am. And before starting, I would like to thank Ankur sir and the ICS Management Committee for helping me conduct this session. And हम अगर निफ्टी की बात करें, अगर इंडियन मार्केट की बात करें और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ना ऑडिटिंग की नॉलेज भी है,
टैक्सेशन की नॉलेज भी है, एंड ही इज ऑल्सो हैविंग नॉलेज फॉर ऑल द अदर सब्जेक्ट्स इन रिलेशन टू फाइनेंस। बट मैंने देखा है कि चार्टेड अकाउंटेंट्स, बहुत कम ऐसे चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं जो इंडियन इक्विटी में या इंडियन मार्केट्स में एक्टिव हैं। एंड अगर मैं एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव से बात करूं, जो नॉर्मल एक जो जनरल पीपल हैं, वो लोग चार्टेड अकाउंटेंट को ना ये समझते हैं कि दैट ही इज ओनली जस्ट अ ऑडिटर और अ अकाउंटिंग पर्सन, जबकि जो चार्टेड अकाउंटेंट के पास नॉलेज है ना, but a chartered accountant is having a knowledge which he or she can use in the equity markets and can build a great amount of wealth. Let me start this session with a simple example. I'm sharing my screen. Ma'am, is my screen visible? Yes, it is purely visible. Sorry to interrupt for a second. All the attendees here, we would definitely have a questionnaire session here. So you can raise hand at the end of the session, or you can put your question in the chat box. So we will answer all the queries at the end of the session. Okay, continue, Vatsalji, please. अगर मैं सिंपल से अगर मैं स्टार्ट करूं निफ्टी 50, जो कि हमारे इंडियन मार्केट का एक सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, निफ्टी 50। एंड मैम अगर देखिए हम लास्ट सितंबर से निफ्टी ने अपना टॉप बनाया 26,200 के पास, एंड उसके बाद अप्रोक्सीमेटली निफ्टी ने वहां से 17% का करेक्शन दे दिया है फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। एंड अगर हम देखें ये जो एक्सरसाइज है, पूरा जो निफ्टी का डाउन ट्रेंड है वो अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स तक चला है। मतलब अगर मैं ऐसे सितंबर 24 से बिल्कुल बॉटम तक लेकर आऊं निफ्टी 50 के चार्ट पर, तो निफ्टी अराउंड 17% क्रैश हुई है इन 194 डेज। एंड वहीं अगर मैं देखूं कि अगर किसी इन्वेस्टर्स ने नीचे के लेवल्स पे निफ्टी में अगर एसआईपी की है, या निफ्टी में बाइंग की है, या निफ्टी 50 से रिलेटेड फंड्स में इन्वेस्ट किया है, देन इन 1 मंथ उस पर्सन ने अप्रोक्सीमेटली 12 to 14% का रिटर्न अर्न किया है, एंड विदाउट एनी हसल। ये सबसे बेसिक एग्जांपल है कि अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कंसेप्ट को समझते हैं, तो कैसे इक्विटी मार्केट्स आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज देता है जिससे आप पैसा अर्न कर सकें, या एक अपने क्लाइंट के लिए पैसा अर्न कर सकें, या उसे गाइड कर सकें। मेरा सीएफए करने का रीजन भी यही था मैम, कि मुझे जो मनी मैनेजमेंट की नॉलेज थी उसको, जो गैप था सीए और इक्विटी मार्केट्स को, उनको कवर करने का। एंड मैम बात करें कि इंडियन मार्केट स्टार्ट कहां से हुआ था, 1970 के आसपास का ये टाइम है, जब इंडियन मार्केट में फिजिकली स्टॉक्स ट्रेड होते थे। आपको वहां पे फ्लोर पे जाना पड़ता था, वहां पे आपको स्टॉक बाय सेल करना पड़ता था। ऐसा कई बार होता था कि आपको एक हफ्ता पहले या 2 हफ्ता पहले की प्राइसेस पता लग रहे थे। रीजन बीइंग, एक तो लिक्विडिटी का लैक था, दूसरा इंफॉर्मेशन एक्सेस पे रिस्ट्रिक्शन था। बट धीरे धीरे इंडियन गवर्नमेंट ने और सेबी ने इंडियन मार्केट को इतना सपोर्ट किया कि आज हम एक लैपटॉप की स्क्रीन से या डेस्कटॉप की स्क्रीन से, या इवन इफ वी यूज आवर मोबाइल, वी कैन लाइक invest in equity or invest in stock markets either through mutual fund or through SIPs। एंड जो ये ग्रोथ है, इसके साथ साथ सेबी ने जो फिजिकल ट्रेडिंग थी उसको भी सपोर्ट किया, डिस्काउंट ब्रोकर्स है उन्होंने इजी एक्सेस भी दिया है हमें, एंड इसी तरीके से ना काफी बड़े लेवल का वेल्थ भी बिल्ड कर पाए इन्वेस्टर्स। अगर मैं रिसेंट एग्जांपल लूं, एक स्टॉक है जो इंफ्रा सेक्टर में, जीआर इंफ्रा। इस कंपनी का आईपीओ आया था 2021 में, एंड आईपीओ ने काफी अच्छी इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया। आईपीओ का जो इनिशियल प्राइस था वो था अप्रोक्सीमेटली 950 के पास, एंड जिस दिन उस स्टॉक की लिस्टिंग हुई उसी दिन इन्वेस्टर्स का पैसा अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% इंक्रीज हो चुका था। एंड उसके बाद स्टॉक ने धीरे धीरे अपना बॉटम फॉर्मेशन किया, एंड स्टॉक ने फाइनल बॉटम अभी रिसेंटली, जो रिसेंट डिप चल रही थी, वहां पर फॉर्म किया था अराउंड 13 मार्च के आसपास। एंड अगर किसी इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को पूरे अप्रोक्सीमेटली 2 साल ट्रैक किया होता, तो अब उसे पता लगता कि जो 960 का लेवल था, वहां से वो कितना इजीली वेल्थ बिल्ड कर पा रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं तो 960 पे अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होता है, यहाँ पे इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया होता, तो अप्रोक्सीमेटली
1 मंथ में कितना रिटर्न है, अराउंड 30 to 35% रिटर्न, जो कि इजीली एक एफडी को या दूसरे एसेट क्लासेस को बीट करता है। इसी तरीके से मैं और कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज मैं बात करता हूँ पॉलीकैब का। पॉलीकैब का भी अगर देखें मैम कि अगर नीचे लेवल्स पर हमने बाइंग की होती, इन लेवल्स पर हमने बाइंग की होता यहाँ पर, तो मैम इजीली हम लोग अपनी बड़ी कैपिटल पे 20 to 30% रिटर्न इजीली विदाउट एनी आई थिंक कोरिलेशन फाइंड कर रहे हैं या कुछ मेजर अपन एल्गोस यूज कर रहे हैं। ये बिल्कुल सिंपल बेसिक तरीका है जिससे हम लोग मार्केट में रिटर्न अर्न कर सकते हैं, कि जो भी चीज एक अच्छे वैल्यूएशंस पे अगर हमें मिल रही है मार्केट करेक्शंस में, तो हम कैसे उसे उस अपनी मनी को यूज करके कैसे मार्केट में अच्छे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करें और रिटर्न अर्न कर पाए। देर हाई चांसेस, जैसे सपोज ये स्टॉक 1 महीने में चल गया, देर मे बी अ केस दैट कि ये स्टॉक 1 महीने के बजाय अगर हमें 1 साल में 30% का रिटर्न दे, तो भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मार्केट एवरेज को बीट कर पा रहे हैं। ये तो सपोज आपको लग रहा होगा कि मे बी इन्वेस्टर कैन थिंक कि ये स्टॉक चल गया तो एग्जांपल दे रहे हैं, बट अगर हम इससे पेशेंटली अगर होल्ड भी करें तो भी इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ ऑपरेटर और आई वुड से मार्केट कि एक अच्छे स्टॉक को काफी बड़े समय के लिए नीचे रखना। अगर मैं निफ्टी आईटी की बात करूं, निफ्टी आईटी 20, इसके अंदर भी अगर हम देखें मैम, तो नीचे लेवल से कितने इजीली हमें 19 to 20% रिटर्न देखने को मिला है। अब मैम बात आती है कि हम इक्विटी में कैसे किस तरीके से एक्सपोजर ले सके। इसके लिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि किस किस तरीके के एसेट क्लासेस हैं जहां पर हम अपने मनी को या अपने क्लाइंट की मनी को, मतलब सपोज अगर आप इन्वेस्टमेंट की लाइन को आगे कंटिन्यू करते हैं, तो कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज आती है और क्या क्या एसेट क्लासेस होते हैं जहां पर आप अपने क्लाइंट के मनी को एक अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करवा सकते हैं। पहला तो लिस्टेड इक्विटी आता है, जिसके बारे में आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। एंड विद इन लिस्टेड इक्विटी भी देर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विटीज, आइदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। Suppose I am existing in India and I am working in Indian equities, it means I am working in domestic equity. And वहीं suppose मैं यूएस के स्टॉक्स में अगर ट्रेड कर रहा हूं, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज इंटरनेशनल इक्विटी फॉर मी। जो लिस्टेड इक्विटी अगर इसको हम बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छे नॉलेज के साथ अगर इक्विटी मार्केट्स में एंटर करें, तो देर आर गुड चांसेस कि हम लोग एनुअली 20 to 30% की रेंज में ऑन अ सीएजीआर बेसिस, ऑन अ 10 ईयर बेसिस हम लोग कंसिस्टेंटली अर्न कर पाए। एंड इफ वी आर अर्निंग मोर देन 20% कंसिस्टेंटली फॉर अ पीरियड ऑफ 10 to 20 ईयर्स, इट मीन्स कि हम लोग वर्ल्ड के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से आ रहे हैं जो इतना अच्छे लेवल पर परसेंटेज वाइज रिटर्न अर्न कर पा रहे हैं। सेकंड इज फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। दीज आर जनरली बेसिकली एफडीज, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स विच कंपनी इश्यूज और गवर्नमेंट इश्यूज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशंस। पर्सनली आई थिंक कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज हैं जो एफडीज हैं, वो एक अच्छा सोर्स है अपने मनी को पार्क करने का। लाइक इफ सपोज करंटली आई थिंक मार्केट्स आर ओवर वैल्यूड, व्हाट आई कैन डू इज कि मैं अपना जो पैसा है वो फिक्स्ड इनकम में टेम्परेरीली पार्क कर दूं, सो दैट व्हेन आई विल नीड द फंड फॉर इन्वेस्टमेंट। जैसे सपोज अभी हम बात करें, मार्केट ने 26,000 के लेवल से अभी मार्केट 22,000 के लेवल पर आया। अब मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पे अपना थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या अपने क्लाइंट का कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार टेम्परेरीली फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, 7 to 8% इसका जो यील्ड है वो 7 to 8% आता है। तो वो अप्रोक्सीमेटली हमें, अगर हमने 6 मंथ्स के लिए होल्ड किया, 4 मंथ्स के लिए होल्ड किया, तो हमें मिल जाएगा। एंड वहां से हम पैसा निकाल के मार्केट्स में डाल सकते हैं। बट पर्सनली आई थिंक कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज आप कभी भी वेल्थ जनरेशन के लिए या फिर एक अपनी वेल्थ को लॉन्ग टर्म बिल्ड करने के लिए यूज नहीं कर सकते। इसका रीजन ये है, हमारे जो इंडिया में या जो हमारे साथ इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करता है ना, वो इन्फ्लेशन जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी का रिटर्न है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इन्फ्लेशन इज बेसिकली अ रीजन कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी ज्यादा बढ़िया इन्वेस्टमेंट नहीं है फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। इट्स जस्ट फॉर दोज कपल्स और दोज एल्डरली कपल्स जो जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है,
एंड उन्हें मंथली कुछ एक फिक्स्ड इनकम चाहिए सो दैट दे कैन सर्वाइव। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर एक क्लाइंट यंग है एंड क्लाइंट एक हाई इनकम फैमिली से बिलोंग करता है, उसकी स्टेबल इनकम आ रही है मंथली बेसिस पे, तो फिक्स्ड इनकम एक अच्छा एक सोर्स नहीं है जिससे हम मनी अर्न कर सके। थर्ड एसेट क्लासेस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इट्स सिमिलर टू फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, जस्ट कि इसके अंदर जो टेन्योर रहता है वो हमारा अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ टू 3 मंथ के बीच में रहता है। जैसे कि ट्रेजरी बॉन्ड्स हो गए जो गवर्नमेंट इशू करती है फॉर 90 डेज पीरियड, और आप शॉर्ट टर्म एफडीज भी बोल सकते हैं। सो ये सेकंड और थर्ड एसेट क्लासेस है, वो दोनों ही हमें इसलिए काम आते हैं सो दैट कि हम अपने मनी को टेम्परेरी पर्पस के लिए पार्क कर सकें क्लाइंट के पैसे को। फोर्थ इज रियल एस्टेट। And after COVID in India, we have seen that how much real estate has boomed in a period of 5 to 6 years. जिन भी लोगों ने गुरुग्राम, अगर मैं बात करूं हरियाणा में जो गुरुग्राम है, वहां पर अगर रियल एस्टेट परचेज की होती इन कोविड, एंड अगर हम करंटली उनके रिटर्न देखते तो देर मतलब पीपल हु विल से दैट हमारा जो मनी है वो 10x 20x हो चुका है इन 5 year पीरियड। सो बस रियल एस्टेट के साथ एक इशू ये आता है दैट द एवरेज टिकट साइज फॉर अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज वेरी मच बिगर देन इक्विटी, लिस्टेड इक्विटी। मतलब हमें अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है देन वी विल बी नीडिंग अप्रोक्सीमेटली इन सीआर और इन लैक्स टू मेक अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, एंड इसमें हमें डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं मिलता जो कि लिस्टेड इक्विटी के केस में हमें मिलता है। एंड फिफ्थ एसेट क्लास है कमोडिटीज, एंड विद इन कमोडिटीज भी गोल्ड एंड सिल्वर, जो कि इंडिया में हर एक इन्वेस्टर जो भी स्पेयर पैसा होता है वो आउट ऑफ ट्रेडिशन और आउट ऑफ एनी फेस्टिवल इन द फैमिली वो गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं। एंड दीज आर ऑल्सो गुड एसेट क्लास टू बीट इन्फ्लेशन एंड टू अर्न अ एवरेज रिटर्न ऑफ 10%, क्योंकि जो गोल्ड है उन्होंने एवरेजली इन लास्ट 30 years अप्रोक्सीमेटली 8 to 10% के बीच में रिटर्न शो किया है। सिक्स्थ इज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। ये बेसिकली 6 तरीके के एसेट क्लास हैं। सिक्स्थ इज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, जो ये एसेट क्लासेस उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है who are having high ticket size, like if we talk about the ticket size of approximately 100 CR 200 CR, then alternative investments can also be a good source। and within alternative investments प्राइवेट इक्विटी एक ऐसा या वेंचर कैपिटल एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने पैसे को 100x भी कर सकते हैं इन अ टाइम पीरियड ऑफ 10 to 20 years। जस्ट एक इशू आता है कि इसमें जो जो ड्यूरेशन है, हमारा होल्डिंग ड्यूरेशन है या फिर जो हमारा रिस्क है वो काफी बढ़ जाता है, जो कि सूटेबल नहीं है एक छोटे इन्वेस्टर के लिए। एंड इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे बेनिफिट्स ये है कि फर्स्टली तो ये इन्फ्लेशन को बीट करने में हेल्प करता है एंड हमें एक लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन में भी हेल्प करता है ये। सेकंड इज इन्फ्लेशन, बोल दिया मैं, इन्फ्लेशन बीट करने में हेल्प करता है। थर्ड इज कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत प्रोवाइड करता है। जैसे सपोज आपके 1 लाख रुपीज है, तो व्हाट यू विल डू इज यू कैन इन्वेस्ट 50,000 इन अ सिंगल स्टॉक एंड अनदर 15 सेकंड स्टॉक। देयर इज नॉट अ कंडीशन कि हमें वो 1 लाख रुपीज पूरा ही एक ही एसेट क्लास में या एक ही इक्विटी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। सो डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट भी बहुत मिलता है। फोर्थ इज डिविडेंड इनकम भी मिल जाती है। फिफ्थ इज लिक्विडिटी। आप जब चाहे मार्केट में अपने इक्विटी को ऑफलोड कर सकते हैं। ये केस दूसरे एसेट क्लासेस के केस में पॉसिबल नहीं है, ना ही रियल एस्टेट के केस में पॉसिबल है, एंड ना ही ये कमोडिटीज के केस में या दूसरे एसेट क्लासेस के केस में पॉसिबल, बॉन्ड्स मार्केट में भी पॉसिबल नहीं है ये। अब बात आती है कि हम इक्विटी में एक्सपोजर किस तरीके से ले सकते हैं। सो वी कैन टेक इन एक्सपोजर इन इक्विटी मार्केट्स बेसिकली in two forms. First is through primary markets and second through secondary markets. प्राइमरी मार्केट्स क्या होते हैं? जहां पे इन्वेस्टर कंपनी से डील करता है उसे हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, जिसका एक सिंपल सा एग्जांपल है आईपीओस। एंड आप लोगों ने देखा होगा कि इन लास्ट के 3 to 4 years में कैसे हम देखेंगे डीमैट अकाउंट इतने इंक्रीज हो गए हैं, कैसे आईपीओ इन्वेस्टर्स भी इंक्रीज हो गए हैं। एंड आईपीओ और ओएफएस ये दोनों एक ऐसे सोर्स है जहां पे प्राइमरी मार्केट इन्वॉल्व है, प्राइमरी मार्केट इन्वॉल्वमेंट है। एंड एक इन्वेस्टर, नया इन्वेस्टर इन दो एसेट इन दो तरीकों से मार्केट में इनिशियली विदाउट एनी नॉलेज भी थोड़ा बहुत रिटर्न जनरेट करना स्टार्ट कर सकता है।
आईपीओ, जब कोई नई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो बेसिकली एक इन्वेस्टर के साथ डील करती है, इन्वेस्टर उसे अपना पैसा देता है, आईपीओ अप्लाई करता है, एंड इन केस अगर उसे अलॉटमेंट मिलता है तो वो उस कंपनी का इन्वेस्टर बन जाता है। ऑफर फॉर सेल के केस में क्या होता है, अगर कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या एग्जिस्टिंग प्रमोटर मार्केट में क्वांटिटी ऑफलोड करना चाहता है, तो व्हाट ही कैन डू इज ही कैन गो थ्रू अ रूट ऑफ ऑफर फॉर सेल, जहां पे वो एक फिक्स ऑफर प्राइस कोट कर देता है मार्केट में। सपोज कोई स्टॉक 100 रुपीज का चल रहा है एंड उसने फ्लोर प्राइस रखा 90 रुपीज का, तो जो भी इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हैं वो उस ओएफएस के लिए बिड कर सकते हैं, अपनी बिड प्लेस कर सकते हैं, सपोज 90 रुपीज की, 91 रुपीज की। तो जो भी हाईएस्ट बिड्स होंगी उसके अकॉर्डिंग उन इन्वेस्टर्स को शेयर मिल जाएंगे। सेकंड इज थ्रू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी एक अच्छा सोर्स है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनके पास ना ही स्पेयर टाइम है एंड ना ही उनके पास अप्रोप्रिएट नॉलेज है कि इक्विटी मार्केट्स में वो कैसे उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करे जहां से उन्हें एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। सो इस केस में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा तरीका है जिससे एक इन्वेस्टर विदाउट एनी स्पेंडिंग हिज टाइम और विदाउट अपग्रेडिंग हिज नॉलेज, वो लोग इक्विटी मार्केट्स में अपना या अपने क्लाइंट को एंट्री करवा सकते हैं। ऑल्दो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के केस में हमें थोड़ा सा नॉलेज इस चीज का होना चाहिए कि हमें हमारा व्यू क्या है, हमारा लॉन्ग टर्म गोल है, हमारा शॉर्ट टर्म गोल है। उन गोल्स के अकॉर्डिंग हमें वैसे म्यूचुअल फंड्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर रिस्क एपेटाइट या जो इन्वेस्टर का गोल है उसके अकॉर्डिंग। सो इक्विटी फंड्स आर आल्सो गुड सोर्स जिसके थ्रू हम मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। एंड इसमें आपको ना मार्केट को टाइम करने का भी जरूरत नहीं है, इसमें आपने बस अपना पैसा इन्वेस्ट किया एंड उसे ग्रो होने के लिए छोड़ दिया। थर्ड इज थ्रू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये भी सेकेंडरी मार्केट्स में डील होते हैं। एंड नेक्स्ट ईटीएफ्स बेसिकली एक तरीके का म्यूचुअल फंड ही है। इट्स जस्ट कि ये स्पेसिफिक इंडेक्सेस को ट्रैक करता है, स्पेसिफिक सेक्टर्स को ट्रैक करता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मुझे सपोज निफ्टी 50 में एक्सपोजर लेना है, सपोज मुझे निफ्टी 50 में एक्सपोजर लेना है एंड निफ्टी 50 ने लास्ट 1 मंथ में अगर मैं बात करूं तो मुझे अप्रोक्सीमेटली सपोज 14% का रिटर्न दे दिया है एंड मुझे अब निफ्टी में एक्सपोजर लेना है। तो देर आर टू वेज थ्रू विच आई कैन टेक एक्सपोजर इन निफ्टी 50। फर्स्ट इज थ्रू निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड्स एंड सेकंड इज थ्रू ईटीएफ्स। अगर मैं ईटीएफ लगाऊं निफ्टी 50 का, निफ्टी 20, निफ्टी 20 ने भी हमें अप्रोक्सीमेटली 12 to 13% का रिटर्न दिया जितना निफ्टी 50 ने दिया हमें। ईटीएफ केस में बेनिफिट हमें ये मिलता है कि अगर हमें गोल्ड बाय करना है, हमें सिल्वर बाय करना है, तो हम निफ्टी जो 20 है या फिर जो ईटीएफ है उसके थ्रू वो गोल्ड या सिल्वर बाय कर सकते हैं। एंड ईटीएफ के केस में हमें एक बेनिफिट ये भी मिलता है कि जो हमारा मैनेजमेंट फी कटता है इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, सपोज मेरा 1.5% एग्जिट लोड कट रहा है या मैनेजमेंट फी कट रहा है, वो ईटीएफ के केस में काफी नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इस चीज का बेनिफिट मुझे ईटीएफ में मिलता है। एंड इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्टॉक्स, आप इसको एक्टिवली बाय सेल कर सकते हैं ईटीएफ्स को अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी अवेलेबल इन द मार्केट्स। फोर्थ एंड मेन सेक्टर जिस पे आज हम लोग बात करेंगे, इक्विटी कैश सेगमेंट के या डिलीवरी जिसको हम बोलते हैं। इक्विटी कैश सेगमेंट इतना सिंपल है जितना आप लोग ग्रोसरी स्टोर से कुछ ग्रोसरी परचेज करना चाहते हैं। सपोज मुझे रिलायंस का एक स्टॉक बाय करना है, what I will do is I will deposit 1500। जैसे सपोज करंटली जो रिलायंस का प्राइस है, रिलायंस का प्राइस चल रहा है, रिलायंस का प्राइस, रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 1429 रुपीज। अब सपोज मुझे रिलायंस का एक स्टॉक बाय करना है, what I will do is मैं अपने 1500 अप्रोक्सीमेटली रुपीज आई विल डिपॉजिट इन माई ट्रेडिंग अकाउंट एंड आई विल परचेज अ सिंगल रिलायंस स्टॉक इन माई अकाउंट। एंड वो जो एक स्टॉक है वो मेरे डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। एंड डीमेट अकाउंट इज सिमिलर टू बैंक अकाउंट। इट्स जस्ट कि बैंक अकाउंट में हम अपना मनी स्टोर करते हैं, डीमेट अकाउंट में हम अपना स्टॉक्स को होल्ड करते हैं। एंड अब बात करते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ
बेसिकली 3 to 4 टाइप्स ऑफ स्टॉक्स जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. फर्स्ट इज लार्ज कैप स्टॉक्स. These are companies which are having huge amount of cash reserves and इन लोगों को काफी इन्होंने अपने operations को expand कर लिया इन इंडिया और इन आउटसाइड वर्ल्ड. एंड ये कंपनीज किसी भी बड़ी सिचुएशन से इजीली टर्न अराउंड नहीं ले सकती. जैसे सपोज इनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतनी हाई हो जाती है कि ये लोग इजीली टर्न अराउंड नहीं करते, बट ड्यू टू हाई कैश रिजर्व्स, इन केस अगर इनका बिजनेस ऑब्सोल्यूट होना स्टार्ट होता है तो दे कैन इजीली शिफ्ट, they can easily survive a crash or they can easily survive a recession because of high capital or cash reserves. एंड ये जनरली हम बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज मानते हैं जिसके अंदर जो भी रिस्क, जिनका रिस्क एपेटाइट लो है इन्वेस्टर्स का, वो लोग इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं. अगर मैं लार्ज कैप एग्जांपल लूं तो लार्ज कैप का सबसे बेस्ट एग्जांपल है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसकी मार्केट कैप अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली 20 लाख 19 लाख करोड़ के आसपास है. मतलब जो रिलायंस की मार्केट कैप है, अगर रिलायंस के जितने भी स्टॉक्स हैं अगर उनको हम 1430 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दें तो जो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो निकलेगी 19 करोड़ 34 करोड़ रुपीज. 19 लाख 34,000 रुपीज, 19 करोड़ 34,000 करोड़ रुपीज, इतनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन है. अब बात करते हैं मिड कैप स्टॉक्स कौन से होते हैं. मिड कैप स्टॉक्स वो होते हैं जो जनरली जिनकी मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपीज तक होती है एंड जो अभी भी यंग कंपनी है एंड देयर आर एम्पल स्पेस टू ग्रो फॉर दैट कंपनी. जनरली ये कंपनीज हाई ग्रोथ कंपनीज कंसीडर होती है. जैसे मैं अगर बात करूं जीआर इंफ्रा, जिसका मैंने आपको इनिशियली चार्ट दिखाया था, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, इसकी मार्केट कैप है 12,500 करोड़ रुपीज. जनरली जो आपको मल्टीबैगर्स मिलेंगे वो आपको मिड कैप या स्मॉल कैप सेक्टर में से स्टॉक जो क्लासिफिकेशन उसी में से मिलेंगे आपको. जनरली जो लार्ज कैप स्टॉक्स है वहां पर आप 15 to 30% रिटर्न ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं व्हेन यू हैव परचेज्ड दीस स्टॉक्स इन केस ऑफ अ रिसेशन और इन केस ऑफ अ करेक्शन. थर्ड इज स्मॉल कैप स्टॉक्स. स्मॉल कैप स्टॉक्स वो स्टॉक्स है जिनकी मार्केट कैप लेस देन 5,000 करोड़ है एंड दे आर आल्सो हैविंग ह्यूज अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो. इट्स जस्ट कि ये काफी रिस्की है इन कंपैरिजन टू मिड एंड लार्ज कैप स्टॉक्स. अब आते हैं हम, ये तो हो गया कैश सेगमेंट की, कैश सेगमेंट का हमने एक्सपोजर ले लिया. अब बात आती है कि अगर किसी क्लाइंट को, किसी इन्वेस्टर को जो एफ एंड ओ सेगमेंट है या डेरिवेटिव सेगमेंट है उसमें एक्सपोजर लेना हो. फर्स्टली डेरिवेटिव सेगमेंट है क्या. डेरिवेटिव, इंडिया का जो डेरिवेटिव सेगमेंट है वो हमें ये हेल्प करता है कि कैसे हम विद लेवरेज, कैसे हम अपना 100 रुपीज लगा के 1000 रुपीज का एक्सपोजर ले पाए मार्केट में. एंड इनिशियली जो लेवरेज था वो इसलिए डेवलप किया था कि जो भी फार्मर्स हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अपने गुड्स को या अपनी जो कमोडिटी है उसको हेज कर पाए सो दैट कि उनकी जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट ना हो. बट करंटली ये यूज हो रहे हैं फॉर मतलब फॉर ट्रेडिंग और फॉर इन्वेस्टिंग और फॉर टेकिंग बिग पोजीशंस इन अ स्पेसिफिक स्टॉक्स. सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर की. अब अगर मुझे रिलायंस बाय करना है तो रिलायंस में एक सिंगल स्टॉक बाय कर सकता हूँ 1430 रुपीज देके. बट वहीं पे अगर मुझे रिलायंस का फ्यूचर बाय करना है तो मुझे उसका एक लोट साइज परचेज करना पड़ेगा. जैसे अगर रिलायंस के केस में अगर मैं रिलायंस का लोट साइज देखूं, RLINCE रिलायंस फ्यूचर, तो रिलायंस का जो फ्यूचर है वो अप्रोक्सीमेटली है 1429 रुपीज का. अब सपोज मुझे एक फ्यूचर बाय करना है तो व्हाट आई विल डू इज I need to buy 500 stocks for to take exposure in one future contract. अब अगर मैं 500 रिलायंस के स्टॉक्स का कॉन्ट्रैक्ट साइज देखूं तो 500 into 1429 is equals to 7,14,000 रुपीज. अब मुझे 7,14,000 रुपीज या तो अपने बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे और उससे 500 रिलायंस के स्टॉक्स को परचेज करना पड़ेगा. दूसरा मैं क्या कर सकता हूं कि मैं एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकता हूं. इन केस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मुझे इंस्टेड ऑफ 7,30,000 रुपीज मैं 1,30,000 रुपीज फंड्स डिपॉजिट करवा के और रिलायंस के 500 स्टॉक्स का एक्सपोजर ले सकता हूं. इट्स जस्ट कि इसके अंदर हमें कुछ कंडीशंस होते हैं जो सेबी हमारे ऊपर इंप्लीमेंट करता है. फर्स्टली इसका एक फिक्स्ड एक्सपायरी होता है.
लाइक जनरली अभी अगर मैं बात करूं, ये मंथली एक्सपायरीज पे चलता है। जैसे अब मई एंड इसकी एक्सपायरी हो सकता है, जून एंड हो सकता है, जुलाई एंड हो सकता है। तो इसके अंदर आपको स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ये फ्यूचर होल्ड करने को मिलता है। यू जस्ट जस्ट कि अगर ड्यूरिंग दैट टेन्योर अगर वो नहीं परफॉर्म किया तो यू कैन शिफ्ट दैट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। एंड ये एक हाई लेवरेज प्रोवाइड करता है हमें कि किस तरीके से हम मार्केट में एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सके। एंड नेक्स्ट इज कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस। ये भी हमें, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमें हेल्प करता है कि कैसे हम अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस को हेज कर सके, या कैसे हम एक्टिव पोजीशंस क्रिएट कर सके मार्केट में। जैसे अब मुझे रिलायंस का स्टॉक बाय करना है, बट मुझे था कि मैं आपको इनिशियली कॉल ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ कि व्हाट इज कॉल ऑप्शन। अब सपोज मुझे रिलायंस का जो स्टॉक है वो मैंने ना इस लेवल पे बाय किया हुआ है, मैंने रिलायंस का स्टॉक इन लेवल्स पर बाय किया हुआ है। अपने क्लाइंट का स्टॉक रिलायंस का मैंने अप्रोक्सीमेटली 1150 के प्राइस पे बाय किया हुआ सपोज। अब रिलायंस ने ड्यूरिंग 1 to 2 months मुझे इतना मूव दे दिया है, अप्रोक्सीमेटली मुझे दे दिया है 22% का मूव दे दिया है। एंड करंट जो मार्केट कंडीशन है, सपोज मुझे लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से हो सकता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम निफ्टी 24,200 का लेवल वापस शो कर दे हमें। एंड इट मुझे रिलायंस का ना जो अपना क्लाइंट का जो स्टॉक है वो मुझे प्रॉफिट बुक नहीं करना। मुझे पता है कि अगर मई को इसने क्रॉस कर लिया तो जून में मार्केट वापस बुलिश है। इट इज हाई चांसेस कि जो रिलायंस का स्टॉक है वो 1600 भी हिट कर दे। सो व्हाट आई कैन डू इज टू हेज माय पोजीशन इन दिस केस। मैं इस केस में अपने जो रिलायंस का स्टॉक है वहां पर एट द मनी के या इन द मनी के या आउट ऑफ द मनी के अकॉर्डिंग टू माय रिस्क एपेटाइट एंड माय रिलायंस प्राइस एक्सपेक्टेशंस, मैं वहां पे कॉल ऑप्शन को सेल कर सकता हूँ। मान लो सपोज मैंने 1475 रुपीज का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, तो इन दैट केस अगर रिलायंस यहाँ पर स्टेबल रहता है तो जो 1475 पे मेरे क्लाइंट को प्रीमियम मिला है वो प्रीमियम मेरा क्लाइंट एनकैश कर लेगा। एंड वही सपोज मुझे लग रहा है कि रिलायंस का स्टॉक मुझे बाय करना है पर मैं सपोज क्लाइंट के अकाउंट में बाय नहीं कर पाया, तो व्हाट आई कैन डू इज मैं नीचे के प्राइसेस पे पुट ऑप्शन सेल कर सकता हूं सो दैट मुझे जब भी रिलायंस नीचे आए, मैं उन या तो रिलायंस ऊपर चला गया तो मुझे वो पुट ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा आउट ऑफ द मनी। बाय चांस रिलायंस का वो जो फ्यूचर है वो जो स्टॉक है वो नीचे नहीं आता, तो इन दैट केस मुझे पुट ऑप्शन का प्रीमियम मिल जाएगा। अगर रिलायंस का जो प्राइस है वो नीचे आ जाता है तो वो मैं डिलीवरी में कन्वर्ट कर लूंगा या अपना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर लूंगा। सो ये जो दो तरीके हैं इससे हम ऑप्शंस का भी एक्सपोजर ले सकते हैं। जनरली हमें जो ऑप्शंस है वो तब यूज करने चाहिए व्हेन वी आर अबाउट टू क्रिएट अ पोजीशन और वी आर वेटिंग दैट कि मार्केट क्रैश ना हो जाए या मार्केट करेक्शन ना शो कर दे। इस केस में हमें एक कॉल ऑप्शन भी सेल करना पड़ सकता है सो दैट कि हमें अपनी पोजीशन बुक ना करनी पड़े। अब मैं आपको ना कुछ 2-3 स्टॉक्स के ना आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ कि व्हाट यू कैन डू एज अ न्यू बी। आप क्या क्या चीजें देख सकते हैं इक्विटी मार्केट में एक स्टॉक को एनालाइज करने के लिए, सो दैट कि जब आप लोग भी कुछ स्टॉक को ढूंढे तो यही चीज अगर आप स्टॉक में टिक मार्क कर पा रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, मतलब एप्लीकेबल हो रही है आपकी वो चीजें, तो यू कैन एंटर इन दैट स्टॉक अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट। एक जस्ट सैंपल रिसर्च शो कर रहा हूं मैं आपको। सपोज मुझे लार्ज कैप के अंदर एक स्टॉक है टीसीएस। टीसीएस सबसे पहले हम टीसीएस देखो, मैं आपको ना फंडामेंटल प्लस टेक्निकल का एक बेसिक बता रहा हूं। अगर हम टीसीएस की बात करें, टीसीएस, ये टीसीएस का चार्ट प्राइस है। ठीक है, अब अगर हमें लग रहा है कि टीसीएस का ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 3050 रुपीज का, एंड हमें अगर टीसीएस बाय करना है तो आई विल वेट कि अब अगर यहाँ से जो करंट प्राइस चल रहा है 3500 का, अगर टीसीएस किसी भी दिन अगर 3050 रुपीज या 3100 की रेंज में आता है तो मैं टीसीएस में एंट्री लूंगा। ठीक है, तो टेक्निकली तो ये एनालिसिस हो गया कि
निफ्टी 50 का कि टीसीएस का कि मैं इस लेवल पे टीसीएस में एंट्री लूंगा। दूसरा, अब मुझे उसको फंडामेंटली भी स्टडी करना है कि दैट की जो इसका 3050 का प्राइस है वो फंडामेंटली एक जस्टिफिएबल प्राइस है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे टीसीएस लगाया। अब टीसीएस लगाने के बाद मैं क्या देख सकता हूँ, स्टॉक पीई देख सकता हूँ। स्टॉक पीई अगर मैं देखूं तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में जो स्टॉक पीई है टीसीएस की वो 26 के आसपास है। इट मींस इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्री टीसीएस इन रिलेशन टू इंडस्ट्री थोड़ा सा अंडरवैल्यूड है। उसके बाद आता है सेकंड केस कि मैं उसकी आरओई देख सकता हूँ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख सकता हूँ। अगर किसी भी कंपनी की आरओई 20% से ज्यादा है तो पर्सनली मैं अपने क्लाइंट्स के लिए वो स्टॉक ज्यादा प्रेफर करता हूँ। उसके बाद आप लोग सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 इयर्स या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 10 इयर्स उस कंपनी की क्या सेल्स ग्रोथ रही है या क्या उसकी प्रॉफिट ग्रोथ रही है। उसके बाद आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस भी देख सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रीवियस क्वार्टर उस कंपनी ने कितना ग्रो किया है। उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि उसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो वो कैसे है। आई जनरली प्रेफर कि जो भी कंपनीज में मैं अपने क्लाइंट्स का पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ या आप लोग भी अपने क्लाइंट्स का पैसा इन्वेस्ट करवाएं, ट्राई करें कि वो कंपनी ओवरली लेवरेज ना हो। मतलब ये अब हर जो लेवरेज रेशियो है वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। जैसे अगर हम बात करें आईटी सेक्टर की तो जनरली जो आईटी सेक्टर की कंपनीज है वो जनरली उनका डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 0.1 होता है, लेस देन 1 होता है। वहीं अगर हम बात करें स्टील सेक्टर की या कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की जैसे कि इंफ्रा सेक्टर हो गया, पावर सेक्टर हो गया या स्टील सेक्टर हो गया, इन कंपनीज के केस में हो सकता है कि डेट टू इक्विटी मोर देन 1 हो। बट आपको ये चीज चेक करनी है कि वो कहीं ओवरली लेवरेज तो नहीं है कंपनीज। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन है वो कैसा है। जैसे इस केस में टीसीएस केस में जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो अप्रोक्सीमेटली 26% है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि जो उसकी जो एंटरप्राइज वैल्यू है अकॉर्डिंग टू EBITDA, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये हमने सीए के अंदर काफी बार पढ़ा है कि कॉस्टिंग के अंदर कि ईबीआईटी क्या होता है। तो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि एक जो इंडस्ट्री है वो जनरली ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यू चल रहा है। एंड जनरली ये रेशो उस केस में देखा जाता है जहां पर एक कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल हो या फिर कंपनी के अंदर काफी कैपिटल इंटेंसिवली काम किया हो। उसके बाद हम नीचे आते हैं कि यहाँ पर वही जो चार्ट हमने वहां पे कैंडलस्टिक्स पैटर्न में देखा था वही चार्ट हमने यहाँ पर एक लाइन फॉर्मेट में देख लिया है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस अगर देखिए चार्ट 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, 200 डे मूविंग एवरेज। तो जब भी आप देखिए हिस्ट्री में 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया है, कोविड में देखिए जो 200 डे मूविंग एवरेज था वो था अप्रोक्सीमेटली 2125 का। एंड कोविड के टाइम वो जो स्टॉक है वो आ चुका था अराउंड 1654 रुपीज, मतलब 200 डे मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया एंड नीचे आ गया। एंड वहां से उसने रिकवरी शो की। सेकंड टाइम वापस नीचे आया, वहां से उसने रिकवरी शो की। तो मुझे लग रहा है कि जब भी 200 डे मूविंग एवरेज से 10 to 5% नीचे गिर जाता है प्राइस इसका, मुझे अपनी एंट्री प्लान करनी चाहिए। सो अब हमने वेट किया एंट्री का एंड करंटली हमने देखा कि 24 जैन को टीसीएस ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया एंड नीचे गिरता 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 वो, अगर हम हिस्ट्री को देखें जहां पर भी इसने 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ा है, जैसे यहां पर इसने तोड़ा है जून 22 में तोड़ा है इसने, दिस 3 अप्रैल 2020 में तोड़ा है। तो जहां पर भी इसने 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है वहां पे अगर किसी भी पर्सन ने एंट्री ली है तो इन नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स उसे अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। यहाँ पर भी हम देखें तो यहाँ पर भी अगर किसी इन्वेस्टर ने एंट्री ली होती तो उसे अच्छा रिटर्न मिलता। उसने 3000 रुपीज इन्वेस्ट किया एंड अगर वो सपोज हम हाई पे नहीं बेचते, हम 4200 पे बेचते हैं तो भी उसने अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% रिटर्न बुक करा है। सो अब अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल एनालिसिस ये स्टॉक हमारे लिए एक अच्छा बाय ऑप्शन है एट प्राइस ऑफ 1300 3300 सपोज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट अगर 3200 3300 रुपए के अंदर आता है ये स्टॉक तो फंडामेंटली मैं इसे बाय कर सकता हूँ। एंड साथ में हम देखें तो प्रीवियसली जो इसका 3000 से 3500 का रेंज है वो एक अच्छा डिमांड जोन एक्ट कर रहा है। मतलब जब भी वो प्राइस उस रेंज में आता है वहां से हमेशा बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है और वो ऊपर की ओर चला जाता है स्टॉक। सो ये तो हो गया प्राइस का एनालिसिस। अब बात आती है जो पीई रेशियो है वो इन कंपैरिजन टू हिस्टोरिकल पी एवरेज वो ओवर वैल्यूड है कि फेयरली वैल्यूड है। आप लोगों ने सुना होगा आइदर इन सीए और इन सीएफए अबाउट अ मीन रिवर्जन थ्योरी।
मीन रिवर्जन थ्योरी बेसिकली ये होती है कि सपोज कोई स्टॉक अपनी एवरेज मीडियन पीई से, जैसे इसका जो एवरेज पीई है वो रिलायंस जो मतलब टीसीएस का वो अप्रोक्सीमेटली 26 या 27 रुपीज है, 27 है। एंड हिस्टोरिकली देखिए 2016 में ये 16 के पीई पे आया था, तो इसका मतलब इन कंपैरिजन टू इट्स जनरल और एवरेज पीई वो अभी अंडर वैल्यू ट्रेड कर रहा है। तो ये भी हमें एक बाय सिग्नल दे रहा है कि यहाँ से इसके इस सिग्नल के थ्रू कि ये बाय रिकमेंडेशन इशू कर रहा है। वहां से स्टॉक ने इंक्रीज करना स्टार्ट किया, फिर नेक्स्ट टाइम वापस एक बार ही नीचे आया, तो उससे हमें वापस एक इंडिकेशन मिलता है कि हाँ यहाँ से हम लोग एंट्री ले सकते हैं। अब हम अगर 16 अप्रैल का प्राइस देखें टीसीएस का, 16 अप्रैल का प्राइस टीसीएस का, 16 अप्रैल का मैं अगर प्राइस देखूं 2020 का कोविड के टाइम का, सिक्सटीन अप्रैल को टीसीएस का प्राइस था अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपए। तो अगर किसी ने भी इस प्राइस पे एंटर ली होती इन इस प्राइस पे, और अगर उसने उस टीसीएस को होल्ड किया होता अच्छा खासा, तो आज वो इन्वेस्टर अप्रोक्सीमेटली इन अ ड्यूरेशन ऑफ 180 दिन में, 180 डेज में, विद इन 6 मंथ्स उस इन्वेस्टर ने अपना 65% पैसा अर्न कर लिया इजीली बाय इन्वेस्टिंग इन लार्ज कैप स्टॉक। लार्ज कैप स्टॉक्स इन कंपैरिजन टू अदर टू स्टॉक्स, टू मतलब क्लासिफिकेशंस आइदर मिड कैप और स्मॉल कैप, इन दोनों में कंपैरिजन में काफी सेफ है। और काफी बड़े लेवल, काफी बड़ी मनी भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं लार्ज कैप के केस में, अगर आपको काफी अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक मिल रहा है तो, क्योंकि इसमें हमारा रिस्क काफी कम हो जाता है। एंड अगर हम 10 लाख की कैपिटल पे 40% रिटर्न जनरेट कर पाए, और एक करोड़ की कैपिटल पे हम 20% रिटर्न जनरेट कर पाए, तो जो सेकंड ऑप्शन है 1 करोड़ की कैपिटल पर 20% रिटर्न, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट ऑप्शन। तो लार्ज कैप स्टॉक्स वहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं तो। अब अगर हम इस एंट्री लेवल पर भी देखें, अगर मैं सपोज मेरा टारगेट है टीसीएस का, इसका जो ऑल टाइम हाई, लाइफ टाइम हाई, वहां पर अगर हमारा टारगेट है निफ्टी का, सपोज टीसीएस का सपोज, तो अगर मैंने इस प्राइस पर बाय किया होता, एंड सपोज हमें ना 2 साल लग जाते इसको पूरा करने में, सपोज 2 साल में हमारा टारगेट अचीव होता, तो भी हम लोग अप्रोक्सीमेटली कितना वेल्थ जनरेट करते, 365 into 2, अराउंड 700 डेज हो गए। ये देखिए 750 डेज में हमने 48% का रिटर्न जनरेट किया है। एंड अगर हम उसको एनुअल बेसिस पे देखें तो अप्रोक्सीमेटली हमारा 22 से 23% रिटर्न हो गया, विच इज अ गुड अमाउंट, गुड परसेंटेज ऑफ रिटर्न विच वी आर अर्निंग इन अ कैपिटल ऑफ बिग कैपिटल। उसके अलावा हम टीसीएस के अलावा भी और स्टॉक्स भी देख सकते हैं। टीसीएस के अलावा अगर हम देखें, एक स्टॉक का है जीआर इंफ्रा। ये स्टॉक पर्सनली मेरा फेवरेट है, एंड काफी बार इसे मैंने ट्रेड भी किया है। अब अगर मैं जीआर इंफ्रा का पहले एक चार्ट शो करता हूँ आपको, जीआर इंफ्रा का टेक्निकली, जीआर इंफ्रा जब भी अपने इस बेस बेस के पास आता है, यहाँ पर स्टॉक में ना बाइंग प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है, एंड इस लेवल पर, इन लेवल्स पर जीआर इंफ्रा अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनता है। मैंने इस मोमेंट, इस ट्रेड को भी किया हुआ, जहां पर मैंने जीआर इंफ्रा को जब ट्रेड किया, तो विद इन अ पीरियड ऑफ 450 डेज मैंने 88% रिटर्न किया अपनी, अर्न किया अपनी कैपिटल पे। सेकंड टाइम वापस वही कंपनी फंडामेंटली ग्रो हो रही है ड्यूरिंग दीज इयर्स, बट प्राइस वापस हमें 960 की रेंज में मिल गया, तो ये हमारे लिए एक ना बोनस टाइप अपॉर्चुनिटीज हो जाती है। अब एज ए इन्वेस्टर मैंने वापस अपनी, या इन्वेस्टर या मैक्रो ट्रेडर के तरीके से मैंने वापस अपनी एंट्री यहाँ पर प्लान की। एंड करंटली अगर हम देखें तो विद इन अप्रोक्सीमेटली 100 डेज में हमें 38% का रिटर्न मिल गया। अब सपोज मेरा टारगेट यहाँ पर है, अगर मेरा जीआर इंफ्रा का जो टारगेट है वो वापस यहाँ, मतलब वापस इसका 1600 की रेंज का है, तो भी अगर मेरा टारगेट विद इन 1 ईयर में अचीव होता है, तो भी अपनी कैपिटल पे मैं अप्रोक्सीमेटली 70% रिटर्न अर्न कर पा रहा हूँ। इतना इजी है इंडियन मार्केट, अगर आप अच्छे तरीके से उस पर रिसर्च करते हैं और ऐसे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को फाइंड करते हैं। अब ये तो होगी टेक्निकली बात, अब बात करते हैं इसकी फंडामेंटली।
फंडामेंटली अगर हम देखें तो जो इसका स्टॉक पीई है वो 12 है, जबकि जो इसका इंडस्ट्री का जो एवरेज पीई है इंफ्रा सेक्टर का वो 20 के आसपास है। अब बीइंग अ मिड कैप, हमें ना इसके जो पीयर्स हैं जो उनको स्टडी करना पड़ेगा। अब इसके पीयर्स कौन कौन से आ रहे हैं, अगर आप देखिए जो जिसकी मार्केट कैप 12,000 करोड़ के बीच में है और जिसका जो रोड के प्रोजेक्ट है वो भी सिमिलर है जीआर इंफ्रा के, वो कंपनी इसके लिए एक अच्छे पीयर कंपैरिजन के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, जैसे अगर टीसीएस के केस में हम बात करें, टीसीएस का केस अगर मैं देखूं, टीसीएस, तो टीसीएस के केस में ना एचसीएल टेक्नोलॉजीज हो गया, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इन्फोसिस के साथ। इन्फोसिस के साथ अब देखिए अप्रोक्सीमेटली दोनों का जो मार्केट कैप है वो सिमिलर से, मतलब वैसे तो देखो अराउंड अप्रोक्सीमेटली 2 लाख करोड़ का गैप है, बट जो इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजी दोनों ही सिमिलर इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती है एंड सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स को के लिए अप्लाई करती है और उन्हें एग्जीक्यूट करती है। दोनों का जो स्टॉक भी है वो भी सिमिलर सा है। इन कंपैरिजन टू इन्फोसिस एचसीएल टेक्नोलॉजीज थोड़ा सा ओवरवैल्यूड है। उसके बाद बात करते हैं हम रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का एचसीएल टेक्नोलॉजीज का कम है इन कंपैरिजन टू इन्फोसिस। उसके बाद हम देखें पैग रेशियो। पैग रेशियो बेसिकली प्राइस टू अर्निंग रेशियो डिवाइड बाय ग्रोथ रेशियो। ये रेशियो जितना कम होगा उतना हमारे लिए बेटर है एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे कि अगर एचसीएल टेक्नोलॉजीज के केस में ये 2.65 है एंड इन्फोसिस के केस में 2.45 है। इसी तरीके से अगर हम सेल्स ग्रोथ देखते हैं, सेल्स ग्रोथ का रेशियो पता लग जाएगा, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखते हैं, तो इससे ना आप एक कंपैरिजन लगा सकते हैं कि दैट जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं वो इन कंपैरिजन टू इट्स पीयर एक अच्छा ऑप्शन है मेरी इन्वेस्टमेंट को पार्क करने का। सो अब हम वापस आ जाते हैं जीआर इंफ्रा पे। अब जीआर इंफ्रा के केस में अगर हम देखें तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 12-13% है, जो इसकी बुक वैल्यू वो भी काफी अच्छी है। इंफ्रा के केस में बुक वैल्यू इज ऑल्सो गुड सोर्स कि वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है वो फाइंड करने का। उसके बाद इसका डेट टू इक्विटी भी लेस देन 1 है, जबकि इंफ्रा के केस में जनरली ये रेशियो मोर देन 1 होता है। उसके बाद हमने इसका चार्ट एनालिसिस भी देख सकते हैं। जैसे अगर मैं 5 साल के ड्यूरेशन में देखूं जितनी बार भी, जब से लिस्ट हुआ है स्टॉक ये, जब भी इसने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे मूवमेंट शो किया है और अपना जो बेस बॉटम लाइन है वहां पर टच किया है, तो एक अच्छा ऑप्शन बने। जैसे यहाँ पे इसने 1000 के आसपास टच किया है, दूसरी बार भी इसने 1045 तक जाके आया है, तो एक अच्छा सोर्स है अपने ऑप्शंस को, मतलब अपनी एंट्री को प्लान करने का। अब ये मेरी स्ट्रेटेजी है, आपकी स्ट्रेटेजी एज अ ट्रेडर अलग हो सकती है। मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे क्लाइंट्स को मैं हेल्प करता हूँ इन्वेस्टमेंट्स फाइंड करने के लिए। सेकंड आता है कि पी रेशियो का जो मीडियन पी है उसके अकॉर्डिंग इसका क्या सिग्नल आ रहा है। अभी रिसेंटली ये पहले नीचे आया पिछली बार जब आया था, अब वापस सेकंड टाइम ये अपनी एवरेज पी से नीचे है, तो वापस एक अच्छा सोर्स बन गया मेरे इन्वेस्टमेंट का। दूसरा जो कंपनी है उसका जो प्रॉफिट है वो हर साल ग्रो कर रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं मार्च 2014 में इसका आईपीओ आया था कंपनी का, मार्च 2021 में, उस टाइम कंपनी की सेल्स थी 8,000 करोड़ और कंपनी का प्रॉफिट था 955। एंड करंटली जो कंपनी है उसका जो मार्च का जो प्रॉफिट है पूरा एनुअल का वो है 7,400 करोड़ और 1,000 करोड़ का प्रॉफिट है। मतलब कंपनी स्टेबल है एंड कंपनी में कहीं भी कोई प्रॉफिट रिडक्शन नहीं हुआ या फिर कोई ग्रोथ को लेकर इशू आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम वैसे पीछे से देखें तो मार्च 2014 से 916 की सेल्स को अप्रोक्सीमेटली 8-9,000 करोड़ से लेकर 8,000 करोड़ के बीच में कर लिए एवरेज सेल्स देखें तो। उसके बाद बोरोइंग्स भी इनकी ठीक है इन कंपैरिजन टू इक्विटी, एंड इन्वेस्टमेंट भी ठीक है इनका। अब बात आती है इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अकॉर्डिंग टू शेयर होल्डिंग पैटर्न जो प्रमोटर्स है उन्होंने भी अपनी स्टेक सेल नहीं की, उनकी जो लास्ट के 2-3 क्वार्टर्स है उनसे स्टेक सिमिलर सी है। एफआईआईज है, एफआईआईज एंड डीआईज जनरली वो हैंड्स माने जाते हैं, प्रमोटर्स एफआईआईज डीआईज, जो एक स्टॉक को ऊपर लेके जाने में या नीचे लेके आने के लिए मतलब बेसिकली एफआईआईज एंड डीआईज आर रिस्पांसिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ स्टॉक्स, ये ऑपरेटर्स होते हैं जो। सो इस केस में हम देखें तो एफआई कंटिन्यूअसली भी स्टेक इंक्रीज कर रहा है। अभी रिसेंट क्वार्टर का जो स्टेक है वो जीआर इंफ्रा के अंदर एफआई का 2.84% है। वहीं अगर डीआई का स्टेक देखें तो डीआई ने भी इनिशियली जो स्टेक था वो 9.6% था एंड इंक्रीज होता होता 19% अप्रोक्सीमेटली डीआई का स्टेक है। एंड हम बात करते हैं रिटेल के स्टेक की। अब रिटेल का स्टेक
3% ही है। मतलब कि ये स्टॉक आपको कहीं भी ज्यादा न्यूज में भी नहीं दिखेगा, ना ज्यादा आपको जैसे होता है ना कॉमन स्टॉक, जैसे आप करंटली आप बात करेंगे बीएससी की। अब जो बीएससी स्टॉक है वो जनरली ना हर टाइम न्यूज में रह रहा है, हर इन्वेस्टर या हर रिटेल इन्वेस्टर जनरली बीएससी की तरफ अट्रैक्टेड है। बट ये स्टॉक ना आप कहीं भी ना सुनोगे नहीं। ये स्टॉक, ये इस तरह के स्टॉक है जो जनरली न्यूज में नहीं आते, एंड फिर भी एक इन्वेस्टर अगर उनको पेशेंटली होल्ड करे तो विदाउट एनी पब्लिक न्यूज ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो अब बात आती है कि हमने फंडामेंटल एनालिसिस भी देख लिया एक बेसिक पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा आप ना अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस डीप में करना है तो आप कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स ओपन कर सकते हैं। आपको इसी साइट पे एनुअल रिपोर्ट्स भी मिल जाएगी कंपनी की। आप उसके अलावा जो कॉन कॉल्स होती है वो भी पढ़ सकते हैं इनकी। जो कंपनी फाइलिंग्स कर रही है सेबी को, या कंपनी को नया कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, वो भी आप इस साइट के थ्रू उसको एनालाइज कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप अपने क्लाइंट को कैसे गाइड करेंगे, कितना पैसा उसे अपना इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, that how much percentage of money should be invested in equity। ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट मैंने सीएफए में सीखा था, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल। अगर मैं बात करूं एक 27 ईयर ओल्ड पर्सन की, अगर उसकी जो मंथली इनकम है वो बिजनेस के थ्रू आ रही है, मतलब इक्विटी नेचर की है। इक्विटी नेचर का मतलब क्या होगा कि उसकी जो इनकम है वो फिक्स्ड नहीं है, कभी मतलब एकदम से ज्यादा भी आ सकता है अगर बिजनेस ग्रो कर रहा है तो। अगर बाई चांस कोई सीजन खराब गया तो हो सकता है जो इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न आ रहा है वो कम आ रहा है। इसका मतलब जो उसका जो इनकम सोर्स है, जो अपना ह्यूमन कैपिटल है, वो इक्विटी नेचर का है। ह्यूमन कैपिटल इज बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर इनकम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज स्किल एंड मनी। अब जो ह्यूमन कैपिटल है अगर वो इक्विटी के नेचर की है, तो जो भी उसका पैसा सेव हो रहा है एक पर्सन का, वो उसे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट इन केस अगर जो उसका बिजनेस है वो बाई चांस किसी मंथ में परफॉर्म नहीं कर पाता, या फिर कोई ऐसा मंथ आता है जहां पर उसे रिटर्न की जरूरत पड़ती है, तो जो फिक्स्ड इनकम में जो उसने पैसा अपना इन्वेस्ट किया वो उसे मंथली रिटर्न देता रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में जो ह्यूमन कैपिटल है वो डेट के नेचर का है, मतलब उसे फिक्स्ड सैलरी मिलेगी, चाहे वो ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, चाहे मार्केट में तेजी है, मार्केट में अगर सपोज डाउनफॉल है, रिसेशन है, कुछ भी है, उससे अपनी सैलरी मिलती रहेगी। इन दैट केस जो भी उसे फाइनेंशियल कैपिटल का जो भी उसका पैसा सेव हो रहा है, जो भी उसे अपना एंसेस्टर से इनहेरिट करके जो भी उसको फाइनेंशियल कैपिटल रिसीव हुआ है, उस कैपिटल को उसे इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट उसे कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलता रहे, क्योंकि उसका मंथली तो जो भी अर्न हो रहा है वो उसे सर्वाइव कर पा रहा है। सो ये कंसेप्ट है ह्यूमन कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल, जिसके थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको ना कितना परसेंटेज ऑफ मनी इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, या ऐसे एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना है जो कैपिटल एप्रिसिएशन देते हैं आपको। उसके अलावा आप अकॉर्डिंग टू ये भी देख सकते हैं कि आपको जो एसेट एलोकेशन करनी है वो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट गोल्स करनी है। जैसे सपोज किसी क्लाइंट का गोल है कि मुझे 10 साल बाद इस बिजनेस ट्रिप पे जाना है, या इस मतलब वर्ल्ड टूर पे जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसकी प्लानिंग करके दे रहे हैं। या फिर आप प्लानिंग करके दे रहे हैं कि अगर सपोज कोई ओल्डर कपल है, अब ओल्डर कपल के केस में इक्विटी एक रिस्की एसेट क्लास हो जाएगा। अगर जो ओल्डर कपल है उसका रिस्क एपेटाइट भी काफी कम है, और उससे चाहिए कि मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन से कोई मतलब नहीं है, मुझे एक फिक्स्ड इनकम मंथली चाहिए, तो उसके केस में उसे डेट सिक्योरिटीज या फिर एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज ज्यादा प्रेफरेबल सोर्स है उसके लिए। तो ये एलोकेशन करना कि इक्विटी में कितना परसेंटेज ऑफ मनी जाना चाहिए, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स, एंड अकॉर्डिंग टू हैव डिस्कशन विद क्लाइंट्स की जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग, या फिर जैसे क्लाइंट की कोई गोल्स है स्पेसिफिकली। उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि क्लाइंट को किस फैक्टर में ज्यादा एक्सपोजर लेना है, जैसे कि क्लाइंट की जो रिस्क एपेटाइट है वो काफी हाई है, तो आप क्या कर सकते हैं, मोमेंटम स्टॉक्स में जा सकते हैं, ग्रोथ स्टॉक्स में जा सकते हैं। जनरली मोमेंटम और जो स्टॉक्स होते हैं, ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, वो जनरली इन कंपैरिजन टू स्टेबल स्टॉक्स थोड़े से रिस्की होते हैं, बट हायर द रिस्क हायर द रिटर्न वाला कंसेप्ट है। अगर मोमेंटम आपने सही प्रेडिक्ट कर लिया तो देर आर हाई चांसेस कि आप 50 से 60% पैसा विद इन मंथ्स बना पाओ इन इक्विटी मार्केट्स।
उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि आपको स्ट्रेटेजिकली जाना है मार्केट में या टेक्टिकली जाना है। जैसे अगर मैं बात करूं मेरी, अगर सपोज मैंने अपने किसी क्लाइंट की बात करते हैं, सपोज क्लाइंट के पास 1 CR का फंड है एंड क्लाइंट की ना जनरल नीड्स है सिंपल, बिल्कुल। क्लाइंट का मंथली रिटर्न, मंथली मतलब सैलरी इनकम आ रही है। अब क्लाइंट को चाहिए कि किस तरीके से मैं उसका पैसा विद इन डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करूं। सपोज उससे सिर्फ इक्विटी में एक्सपोजर नहीं लेना, तो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं उसका 50% पैसा इक्विटी एज एन एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, 30% डेट इनकम में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, सपोज 20% रियल एस्टेट में कर सकता हूँ, या 10% मैंने सपोज उसमें कर दिया, कमोडिटीज में कर दिया। तो ऐसे करके मैंने उसका एक एसेट क्लास डिफाइन कर दिया अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू उसके गोल्स। अब अगर मैं शॉर्ट टर्म, सपोज बाई चांस मार्केट इक्विटी का क्रैश हो गया या इक्विटी के मार्केट ने करेक्शन दे दिया, अब मुझे लग रहा है इक्विटी मार्केट इस टाइम अंडर वैल्यूड चल रहे हैं, तो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं जो बाकी का 50% 60% पैसा है वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर दूं। इसको तो हम बोलते हैं टेक्टिकल एसेट एलोकेशन, क्योंकि हम मार्केट के कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम हमारी इन्वेस्टमेंट्स को टाइम कर रहे हैं। बट वहीं अगर मार्केट गिर रहा है या नहीं गिर रहा, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्टेबल रखा, उससे इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया, तो उसे हम स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन बोलते हैं। दूसरा आप लोग ये देख सकते हैं कि आप सपोज अब जो आपका क्लाइंट है वो कितना टाइम या कितने फ्रिक्वेंटली मार्केट में ट्रेड करना चाहता है। जैसे कि वो पैसिव इन्वेस्टिंग में इन्वॉल्व है, कि सपोज उसने कोई स्टॉक परचेज कर लिया, उसका विजन है कि उसे 5 से 6 साल उसे होल्ड करना है। दूसरा एक ऑप्शन है कि एक्टिवली इन्वेस्टमेंट कर सकता है या एक्टिवली ट्रेडिंग कर सकता है, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, या फिर हम बात करें 3 से 6 महीने की कुछ वो ट्रेड होल्ड कर रहा है, या विद इन 1 ईयर उससे टारगेट है कि एंट्री भी लेना और एग्जिट भी करना है। आप ऐसा समझिए कि एक्टिव इन्वेस्टमेंट और पैसिव इन्वेस्टमेंट, पैसिव की भी एक नंबर लाइन है जिसके बीच में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारा क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो कहाँ पे फॉल कर रहा है। या अगर हम अपनी बात करें कि हम लोग किस इस नंबर लाइन पे कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, सो दैट उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेटेजीज को डिफाइन कर सके। मैं जनरली क्या प्रेफर करता हूँ, अपनी ट्रेड को होल्ड करना अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स टू 1 ईयर, एंड विद इन दैट ड्यूरेशन अगर मेरी इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू माय टारगेट्स अगर परफॉर्म करती है, तो मैं एंट्री प्लान करता हूँ अपनी, और उसमें एग्जिट भी प्लान करता हूँ। सो ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप अपने क्लाइंट का खुद का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और उसे मैनेज भी कर सकते हैं और इजिली रीबैलेंस भी कर सकते हैं। सो अभी तक हमने देखा कि इक्विटी मार्केट्स में कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा कि क्या क्या एसेट क्लासेस हो सकते हैं जहां पर हम लोग इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। या हम क्या, अब बात आ रही है कि हम लोग जो मैंने अपना 6 ईयर्स 7 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस लिया इक्विटी मार्केट्स में, उसमें मैंने अपने क्लाइंट्स को क्या गलतियां करते हुए देखा है, और उन गलतियों से मैंने क्या सीखा है कि किस तरीके से हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मतलब होल्ड कर सकते हैं और क्या क्या गलतियां हम नहीं कर सकते। पहला तो ये कि जो भी हमने अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान किया है उससे हम मार्केट में जाके एग्जीक्यूट करें, ना कि रैंडमली। सपोज आज मुझे किसी का कॉल आया कि यार ये स्टॉक XYZ स्टॉक है, इससे हम बाय कर लेते हैं और इसका ऐसा ऐसा रिटर्न आने वाला है, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हो सकता है आपको टेम्परेरीली 1 से 2 इन्वेस्टमेंट्स में ऐसा रिटर्न हो भी जाए, बट अगर हम लार्जर टाइम फ्रेम की बात करें, अगर हम बात करें 10 साल के पीरियड की, तो आपका सरवाइव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। रीजन बिंग आप किसी और की नॉलेज या किसी और की स्किल को यूज करके पैसा अर्न करके ट्राई कर रहे हैं, एंड आपको ये भी कंफर्म नहीं है कि जो सामने वाला पर्सन है वो एक एलिजिबल या एक स्किलफुल पर्सन है जो आपको इन्वेस्टमेंट बता रहा है। सेकंड लर्निंग जो है, मार्केट हैज नो प्लेस फॉर ईगो। मतलब मेरी मैं आपको क्लाइंट की ना स्टोरी बताता हूँ। एक क्लाइंट था, उसका पोर्टफोलियो अप्रोक्सीमेटली था 5 CR का, एंड उन्होंने क्या करा, 4 CR का एक ही स्टॉक परचेज कर लिया था, एंड 2 साल से उस स्टॉक ने कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं शो किया था। तो वो क्लाइंट मेरे से अटैच हुए, उन्होंने उन्होंने मुझसे एनालिसिस करवाया कि जो ये स्टॉक है इसका क्या परफॉर्मेंस रहना चाहिए या इसे होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैंने स्टॉक किया। जब मैंने उनकी जो पोर्टफोलियो को देखा, उनके पोर्टफोलियो का जो साइज देखा, और जो उन्होंने एक स्टॉक में पैसा लगा रखा था ना, उसको देखने के बाद मैंने सबसे पहला उनको ये बोला
कि मेरा जो स्टॉक का एनालिसिस है कि वो स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वो सेकेंडरी मैटर है। पहले आपको इस पोजीशन को बैलेंस करना चाहिए। मतलब अगर आपका पोर्टफोलियो 5 CR का है तो अप्रोक्सीमेटली आपको 8 to 10% पैसा ही इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो। उस क्लाइंट ने क्या किया, 5 CR के स्टॉक को कम कर कर 4.5 4 CR के स्टॉक को कम करके 3 CR पे ले आया। बट उस क्लाइंट ने मुझे एक बात बोली कि मेरी इतनी वो हर्ट हो चुकी है इस स्टॉक को होल्ड करके, कि मेरा मन है कि इस स्टॉक से मुझे पैसा कमाना है। एंड मैंने उनको ये बात बोली भी कि मार्केट हो सकता है आपको ईगो खत्म करने के लिए आपको ऐसा इस स्टॉक में फंसाए। एंड करंटली जो भी डिप आई थी ना उस स्टॉक के अंदर, वो जो स्टॉक 30% वहां से गिर चुका था। एंड अगर किसी पर्सन का 60-70% एक पोर्टफोलियो एक स्टॉक में इन्वेस्ट हो तो कितने बुरे तरीके से उसका कैपिटल डिस्ट्रक्शन हो सकता है। और ये मैंने लाइव, मतलब मैंने देखा है, ये चीज मैंने देखी है कि गलती क्या कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स इंडियन इक्विटी में जब एंटर होते हैं तो। थर्ड इज कि कभी भी ना एक यूफोरिया के पीछे ना पड़े। जैसे अभी अगर हम करंटली बात करें, यूफोरिया होता क्या है पहले तो। यूफोरिया होता है कि एक स्टेज होती है जहां पर ना हर इन्वेस्टर को लगता है कि यार अब इंडियन मार्केट्स में नीचे ही नहीं आएंगे, अभी तो ना जिसने अभी एंट्री ले ली वो ठीक है, अगर जिसने नई एंट्री ली तो वो तो रह ही गया। तो कभी भी ना मार्केट में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो चीज ऊपर जा रही है वो ऊपर ही जाती रहेगी, नीचे भी आएगी कोई चीज। तो एक प्रॉपर रिसर्च के साथ, प्रॉपर अपनी एंट्री प्राइस को ध्यान रखते हुए, एक प्रॉपर पेशेंस के साथ किसी भी चीज में एंट्री ले। जैसे अगर बात करें करंटली जो बीएससी का स्टॉक है, बीएससी की अगर हम बात करें, बीएससी का स्टॉक प्राइस करंटली चल रहा है 7300 का चल रहा है करंटली जो स्टॉक प्राइस है। एंड अगर किसी भी इन्वेस्टर ने यहां पर इन्वेस्ट किया होता तो अप्रोक्सीमेटली उसका 100% रिटर्न आ जाता। मेरे से ये स्टॉक मिस हो गया, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं एंट्री इन प्राइसेस पर ले लूं। मुझे कम से कम वेट करना चाहिए कि अगर मेरा एनालिसिस है कि बीएससी, मैं तभी एंट्री लूंगा जब बीएससी का जो प्राइस है वो इस रेंज में आए। तो मुझे वेट करना चाहिए पेशेंटली, अगर नहीं आता तो वी विल लीव इट। जरूरी नहीं है कि हमें एंट्री लेनी ही है, क्योंकि जो हम मार्केट है वो एक एक्चुअल पैसे से हम काम कर रहे हैं मार्केट्स में। एंड अगर पैसा हमारा बर्बाद होता है तो वो हमारा पैसा है, वो किसी सामने वाले पर्सन का पैसा नहीं है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम जो भी ट्रेड ले रहे हैं, जो भी सेक्टर में एंट्री ले रहे हैं, वो जस्ट कि हमारा प्रॉफिट मिस हो जाएगा उस बेस पे ले रहे हैं कि एक्चुअल में हमारी रिसर्च है उस चीज के पीछे। फोर्थ पॉइंट भी सिमिलर थर्ड पॉइंट के जैसा, कि डोंट बाय एंड सेल इन फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जस्ट कि आपके नेबर ने उस स्टॉक में पैसा कमाया है डजंट मीन कि आपको भी स्टॉक को बाय करना है, उसी से पैसा कमाना है। मार्केट में अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 हजार स्टॉक्स लिस्टेड हैं। वो आपको देखना है कि आपको कौन सा स्टॉक अकॉर्डिंग टू योर चेकलिस्ट टिक कर रहा है, एंड उसमें आपको प्रॉपर एंट्री भी मिल रही है। अगर मैं फिफ्थ फिफ्थ पॉइंट है, अ बीटन डाउन स्टॉक डजंट गारंटी अ बैड कंपनी एंड अ स्टॉक एट अ लाइफ टाइम हाई डजंट गारंटी अ गुड वन। अगर कोई कंपनी है, सपोज अब एशियन पेंट की बात करें, एशियन पेंट अभी रिसेंटली सितंबर से काफी नीचे गिर चुका था। एशियन पेंट्स, एशियन पेंट ने अप्रोक्सीमेटली जो डाउनफॉल शो किया है वो हमें शो किया है अप्रोक्सीमेटली से 3400 के लेवल से डायरेक्ट करेक्शन शो किया, और अप्रोक्सीमेटली स्टॉक 37% क्रैश हो चुका है। ठीक है। और इस क्रैश जस्ट पहले तक एशियन पेंट मार्केट का ऐसा स्टॉक माना जाता था जो एक इन्वेस्टर के पैसे को हर 4 साल में डबल कर कर दे रहा था, और खुद भी जो सेल्स है वो ग्रो हो रही थी उसकी इसी पैटर्न के अंदर। एशियन पेंट की अगर मैं बात करूं तो एशियन पेंट का अगर हम देखें तो जो सेल्स ग्रोथ है, ये देखिए हर 4 साल में इस सेल्स अपनी 25% से ग्रो कर रहा था। यहाँ पर 2014 में 12,000 करोड़ की सेल्स, एंड 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 16,000 करोड़ की सेल्स। इसी तरीके से जो एशियन पेंट्स था वो हर 4 साल में अपना पैसा अच्छे से ग्रो कर रहा था, इन्वेस्टर्स भी अच्छे तरीके से पैसा अर्न कर रहे थे एशियन पेंट्स के केस में। बट सडनली 2 क्वार्टर्स इसने एशियन पेंट ने स्टेबल रिजल्ट दिया या फिर ग्रोथ नहीं शो की। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे
लास्ट के 2 क्वार्टर्स की, इसका मार्च 2024 में प्रॉफिट था 8800 का। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पर इसने ज्यादा डिक्रीज कर दिया कुछ, बाय चांस इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो गई यहाँ पे। उसके बाद इसने वापस रिकवरी शो की, प्रॉफिट भी आया, बट अकॉर्डिंग टू मार्च 2024 यहाँ पर प्रॉफिट अभी भी कम था। अब जो मार्च का क्वार्टर आया उसके अंदर भी सेल्स ठीक है, सेल्स में थोड़ा सा डीग्रोथ देखने को मिला है, बट प्रॉफिट भी काफी कम हो गया। अब इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि एशियन पेंट्स खत्म हो चुका है, एशियन पेंट्स की जो सेक्टर है उसमें कंपटीशन काफी हो गया, और एशियन पेंट कभी भी फ्यूचर में ग्रो नहीं करेगा। जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि ये स्टॉक इतना नीचे गिर चुका है, यहाँ से रिकवरी नहीं देगा। बट अगर आपने फंडामेंटली मार्केट में स्टडी किया है, तो जब भी एशियन पेंट्स ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया है, एशियन पेंट में बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली है हमें। जैसे अगर मैं 10 साल का टर्नओवर देखूं, तो जब भी एशियन पेंट 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया है, हमें सीधा सीधा अच्छा मूव देखने को मिला है। यहाँ पर नीचे आया 200 डे मूविंग एवरेज के, यहाँ पे हमें अच्छा मूव देखने को मिला, यहाँ पर नीचे आया, यहाँ पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला। अब यहाँ पर नीचे आया, अब आगे हमें पता लगेगा कि वेदर ये जो एनालिसिस है वो सही है नहीं। इसका मतलब यही है कि अगर कोई कंपनी आपको नीचे मिल रही है, इट डजेंट मीन कि वो कंपनी खराब हो चुकी है। एंड कोई कंपनी अगर आपको लाइफ टाइम हाई पे मिल रही है, तो ये भी गारंटी नहीं है कि वो कंपनी अच्छी है। जैसे कि अगर मैं बीएससी के केस में बात करूं, जो बीएससी है उसकी वैल्यूएशन अगर हम देखें तो 75 की वैल्यूएशन है, और वो रूटीन से ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई बाइंग सिग्नल भी नहीं मिल रहा। ठीक है, हो सकता है किसी इन्वेस्टर ने बहुत अच्छा पैसा रिटर्न अर्न भी किया हो, बट अगर मैं थ्योरी की सबसे बात करूं, सपोज आप एक स्टेयर पे खड़े हैं, सपोज 100 सीढ़ियां हैं, एंड आप एक स्टेयर पे खड़े हैं। अब अगर आप पहली सीढ़ी पे खड़े हैं और आप किसी ने वहां से धक्का दिया, तो आपकी ज्यादा चोट नहीं लगेगी, आप वहीं पे गिरेंगे या, लेकिन आपकी चोट ज्यादा नहीं लगेगी। वो एशियन पेंट के साथ हो रहा है। मतलब अब इस लेवल के बाद एशियन पेंट के ऊपर कोई भी नेगेटिव न्यूज का असर नहीं होगा। इसका मतलब कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे खड़ा है। बट वहीं अगर बीएससी की मैं 100 स्टेयर पे खड़ा हूं, मतलब 100वीं सीढ़ी पे खड़ा हूं मैं, और वहां से मुझे कोई धक्का दे देता है, तो मैं बहुत बुरे तरीके से नीचे आके गिरूंगा। बीएससी करंटली इस पोजीशन पे खड़ा है कि यहाँ पे अगर कोई भी न्यूज नेगेटिव आ रही है बीएससी के लिए, तो बीएससी का शेयर इजीली गिर सकता है एशियन पेंट के कंपैरिजन में। सो मैंने अपनी लाइफ टाइम में यही सीखा है कि अगर कोई कंपनी नीचे मिल रही है और गोल्ड है वो, मतलब सपोज कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी अगर हमें काफी अच्छे दामों पर मिल रही है, तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, ना कि एक डरने का जरिया होना चाहिए। सिक्स्थ इज व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग डिप्स। जनरली जब डिप्स आते हैं ना, तो एक तो मैं अपना पोर्टफोलियो नहीं देखता, रीजन बीइंग डिप्स, मतलब मार्केट तो गिर चुका है। अब जो एक्चुअल में एग्जिस्टिंग लॉस चल रहा है उसको देख के अगर हम पैनिक करने लग जाए, तो उसका कोई यूज नहीं है। बल्कि हमें जो डिप्स आ रहे हैं उसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहिए। हम एक क्या, जैसे मैं अपनी स्ट्रेटेजी क्या करता हूँ, मेरे केस में क्या करता हूँ मैं, कि मैंने सपोज एक कोई फंड क्रिएट कर लिया अपॉर्चुनिटी नाम से। जैसे सपोज मेरा मेरा पोर्टफोलियो 1 CR का है, तो मैंने 30 लाख रुपीज का एक अपॉर्चुनिटी फंड क्रिएट कर दिया, जिसके अंदर मैं क्या डिसाइड किया कि जब भी निफ्टी 5% गिरेगी ना, मैं उस फंड में से 20% पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर दूंगा। एंड जनरली मार्केट 20% से ज्यादा इन पीरियड ऑफ इन 10 years पीरियड, मार्केट ऐसा 2 से 3 बार ही शो करता है जब आपका मार्केट मोर देन 20% क्रैश होता है। सो जो मेरा अपॉर्चुनिटी फंड है वो वहां पे यूज हो सकता है, मैं अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट्स को बाय कर सकता हूँ। जैसे आज एक स्टॉक की बात करता हूँ मैं आपके साथ, एक स्टॉक है जेके टायर, जो कि मैंने टिप्स पे बाय किया है। अगर मैं जेके टायर की बात करूं, तो जेके टायर ने काफी डाउन मूव शो किया जब मार्केट में क्रैश आना स्टार्ट हुआ। जैसे सितंबर से अगर हम देखें, तो सितंबर में ये स्टॉक था अप्रोक्सीमेटली 448 रुपीज का, एंड गिरता गिरता ये स्टॉक आ चुका 44% डाउन पे। अब सपोज मेरी स्ट्रेटजी रही हो कि मैं हर 5% के डिप पे इसमें पैसा इन्वेस्ट करूंगा। मैंने सपोज 3 बार इसमें पैसा इन्वेस्ट किया। अब लास्ट 2 डेज, लास्ट मतलब 1 वीक और 2 वीक से इस स्टॉक में इतनी अच्छी बाइंग मोमेंटम आ रही है कि जिस पर्सन ने भी इस रेंज में पैसा इन्वेस्ट किया होता, वो पर्सन आज 40% गेन पे इजीली बैठा होता। आज ये स्टॉक सिंगल डे में 13% इंक्रीज हुआ है विद अ गुड वॉल्यूम। आप इसका वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग आया है इसका। एंड ये चीज ना आप ट्रेडिंग से नहीं कैच कर सकते। अब मुझे कोई भी ट्रेडर ये नहीं बोल सकता कि मैं इन सब कैंडल्स को देखकर ये प्रिडिक्ट कर लेता कि ये 13% की कैंडल आने वाली थी। अगर आप
एक सिंपल इन्वेस्टर ना, तो इस तरह की मूव्स आप कैच कर पाएंगे जो कि ट्रेडर मिस कर सकता है। नेक्स्ट इज कि मार्केट में ना करेक्शंस बिल्कुल नॉर्मल है। मार्केट कभी भी सीधे तरीके से ऊपर नहीं जाता, मार्केट एक जिगजैग वे से ऊपर जाता है। एंड आप जितनी भी देखेंगे ना, जितने भी प्रीवियस करेक्शंस रहे हैं, मार्केट ने हमेशा वहां से अच्छी रिकवरी दी है। एंड हमें कुछ ना कुछ बिलीव तो करना पड़ेगा कि अगर हम अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक हमें अच्छा बिलीफ होना चाहिए, हमारा एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट फाइंड कर रहे हैं। और जब भी मार्केट करेक्शन आता है ना, तो उससे हमें एक एज अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, ना कि एक स्ट्रेस के तरीके से देखना चाहिए। स्ट्रेस उन लोगों के लिए जो बोरो करके पैसा इन्वेस्ट करें मार्केट में, या फिर हाई लेवरेज पे वर्क कर रहे हैं। अगर आप कैश सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपका जो खुद का पैसा है, तो सपोज बाई चांस मार्केट ऐसा हो सकता है कि 3 महीने, 6 महीने, साल ना परफॉर्म करे, बट इवेंचुअली मार्केट परफॉर्म करेगा। एंड अगर हम हिस्ट्री को देखें, तो हिस्ट्री में भी ऐसा प्रूफ है जिसको हम देख सकते हैं कि जब भी मार्केट में करेक्शन आए हैं, मार्केट ने उसके बाद अच्छा रिटर्न दिया है। तो इसी अगर थ्योरी को हम अप्लाई करते हुए हम किसी भी करेक्शन में पैसा लगाते हैं, तो चांसेस हमारे हाई होते हैं इन कंपैरिजन टू इन्वेस्टिंग एट टॉप। अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को देखें, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अकॉर्डिंग, के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप कोई भी चीज नीचे बाय कर रहे हैं, तो आपकी प्रॉफिटेबल होने के चांस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अ पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड मनी एट द लेवल ऑफ 26,000 रुपीज। नेक्स्ट इज कि जब भी 8 पॉइंट की बात करें, क्रैश जब भी मार्केट में आया है ना, हर बार रिकवरी आई है। ये जो मैंने स्नैपशॉट यहाँ पर लगा रखा है, अगर मैं इसको जूम करूं, तो जब भी मार्केट में क्रैश आया है, कोई भी क्रैश ले लो, अभी रिसेंट का अगर हम क्रैश ले, जो कोविड में आया था, तो कोविड में मार्केट ने ना नंबर ऑफ डेज इट हिट लोस, मार्केट ने 23 दिन मार्केट में लो हिट किया, मार्केट ने 35% डाउनसाइड शो किया, एंड विद इन 3 मंथ्स मार्केट ने 44% पॉजिटिव रिटर्न भी शो किया, एंड विद इन अ ईयर मार्केट ने 78% रिटर्न शो किया लो लेवल से। तो अगर किसी भी इन्वेस्टर ने, किसी भी ट्रेडर ने मार्केट जब क्रैश हुआ वहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया होता, तो वो इजीली एक एफडी को इजीली, मतलब विदाउट एनी एफर्ट, एफडी को बीट कर लेता। एंड ये हिस्ट्री के जितने भी क्रैशेस है ना, वहां पे सबकी लिस्ट है। मतलब अगर हम रिसेशन की बात करें, या कोई भी चाइनीज इकोनॉमी में भी रिसेशन में थी रिसेंटली, तो उसकी बात करें, या कोई भी जितने भी वर्ल्ड में क्रैशेस हुए हैं मार्केट को लेके, अगर उन सबको देखें, तो हर हर स्टॉक का हर बार मार्केट ने एक्चुअली इजीली रिकवर किया है, और हर बार मार्केट ने जितना क्रैश हुआ उससे ज्यादा रिकवर किया है। एंड अ लॉस, 9 पॉइंट है, अ लॉस डजंट मीन अ स्टॉक मार्केट इज बैड। आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई स्टॉक में मेरे को लॉस हो रहा है, इसका मतलब मेरी एंट्री प्राइस गलत थी, क्योंकि बड़ा प्लेयर तो उससे पैसा अर्न कर रहा है ना। अगर सपोज निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी मैंने सपोज कोई ऑप्शंस बाय किया, मैंने आज सपोज कॉल ऑप्शन बाय किया, एंड निफ्टी नीचे गिर गया और मुझे लॉस हो गया, इसका मतलब मेरी कहीं ना कहीं एनालिसिस में, इंट्राडे एनालिसिस में गलती हो गई होगी, जिसके कारण मैं पैसा नहीं कमा पाया। बट ऐसे प्लेयर्स होंगे मार्केट में भी जिन्होंने आज भी प्रॉफिट बुक किया है, इसका मतलब गलती कहीं ना कहीं मेरी एनालिसिस में रही होगी। तब ही आप उस गलती को सही करने के लिए ट्राई करेंगे, और नेक्स्ट टाइम आप कुछ बेटर कर पाएंगे मार्केट में। 10th पॉइंट इज की इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। जो चीज आपको समझ आए ना, पैसा उसमें इन्वेस्ट करो। इक्विटी के अलावा भी प्राइवेट इक्विटी भी है जिसके अंदर इन्वेस्ट अर्न कर रहे हैं। अभी रिसेंटली अगर एनएससी की बात करूं मैं, तो एनएससी का प्राइस में जब 1300 था ना, तब से मैं सुन रहा हूँ कि एनएससी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे करते 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 करंटली कल का प्राइस में एनएससी का पता किया था, एनएससी का जो करंट प्राइस चल रहा है वो 1700 रुपीज चल रहा है। बट मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे अनलिस्टेड शेयर्स नहीं पसंद। वहीं कई इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जिनको अनलिस्टेड इक्विटी ज्यादा पसंद हो, तो वो लोग एनएससी को प्रेफर कर सकते हैं, या किसी भी स्टॉक को प्रेफर कर सकते हैं। तो आपको उस चीज में पैसा लगाना है जो आपको जच रहा है, ना कि जो चीज मेरे को जच रही है। जैसे अगर बात हो क्रिप्टो करेंसी की, अब ऐसे कई इन्वेस्टर हैं जिन्होंने बिटकॉइन में पैसा लगाया 5 6 7 साल पहले, और अब वो लोगों ने जिन्होंने भी मान लो 2 लाख रुपए में बिटकॉइन खरीदा, वो 1 1 करोड़ रुपए हो गए सपोज। बट मुझे नहीं समझ आया, तो मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो इसी तरीके से मार्केट में बाय चांस सपोज आपके पार्टनर को कोई ट्रेड पसंद आ रहा है, एंड आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि उसको
आपके क्लाइंट को आपको उस स्टॉक में एंट्री दिलवानी ही दिलवानी है, क्योंकि जब मार्केट आपके एंटी चलना स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले आपका जो फेथ है ना वो टूटना स्टार्ट होता है उस पोजीशन को लेके। तो हमेशा ये ट्राई करें कि जो भी आपको स्टॉक पसंद है, जो भी आपको एसेट क्लास ज्यादा पसंद है, जो भी आपको समझ आता है, एसेट क्लास पसंद अलग चीज होगी, जो चीज आपको एसेट क्लास समझ आता है, जिसकी आरओई अच्छी है, जिसकी रिस्क मतलब रिस्क कम है, आरओई अच्छी है, या जो भी आपके फैक्टर्स है उनके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो रहा है, तभी आपको उस सेक्टर में या उस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज कि हमेशा आपका फोकस जब भी इक्विटी मार्केट्स में काम करे ना, तो ये सोचिए कि मेरे को 2 डेकेड्स मतलब 20 साल 30 साल के लिए इक्विटी मार्केट से पैसा कमाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने आज एंट्री ली है, मेरे को 1 साल के अंदर अंदर ना पैसा डबल करना है अपना। अगर आप इस एटीट्यूड से मार्केट में काम करेंगे ना, तो आप गलत हो सकते हैं। कभी भी किसी पोजीशन में ज्यादा रिस्क लिया और वहां पे मार्केट आपको ट्रैप कर लेगा। मेरा फोकस क्या है कि मैं अगर मार्केट में 10 साल काम कर रहा हूं ना, तो मुझे अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, पहला एम। दूसरा, मुझे अपने क्लाइंट कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। तीसरा, मुझे उनके मनी को एटलीस्ट 25 to 30% से ग्रो करना है। मेरा ये एम है। पर ये एम मैं ऑन लार्जर टाइम फ्रेम लेके चल रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं 1 साल में पैसा डबल करने की स्कीम से स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा जो फोकस है वो ये है कि कैसे मैं कंसिस्टेंटली अच्छे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता रहूं, सो दैट ऑन अ टाइम फ्रेम ऑफ 10 years मैं अपने क्लाइंट की जो सीए या जीआर है वो 25% या 30% तक लेके आ पाऊं। क्योंकि जो अगर सपोज 1 CR से स्टार्ट किया, अगर मैं अपने मनी को 25% ऑन अ सीएजीआर बेसिस ग्रो करूँ ना, तो 10 साल बाद मेरा वो 1 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए बन जाता है। एंड वहीं उस 10 करोड़ रुपए को और 10 साल मैंने ग्रो किया तो वो 100 CR बन जाता है, 100 करोड़ रुपए। ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आप शॉर्ट टर्म में उस 1 को 2 करोड़ कर दो, बट अगर कंसिस्टेंटली आपका जो एफर्ट है वो आ रहा है और आप बिना ग्रीड के मार्केट्स में काम कर रहे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म में जरूर मतलब इस चीज को मतलब अचीव कर पाएंगे और एक अच्छा रिटर्न भी जनरेट कर पाएंगे। बट योर फर्स्ट गोल शुड बी कैपिटल प्रोटेक्शन। मतलब आपका आपने जो इनिशियल मनी अपने घर से या अपने इनकम से इन्वेस्ट किए ना, उसमें आपको लॉस नहीं होना चाहिए। 12th पॉइंट इज कि वोलेटिलिटी से मार्केट में डरिए नहीं। वोलेटिलिटी ही एक ऐसा कारण है जहां पे जिसके कारण हम लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न मिल रहा है। अगर मार्केट से मैं वोलेटिलिटी जो हो रहा है अगर मैं उसको हटा दूं ना, तो मार्केट हमें एफडी जितने रिटर्न ही देगा। मतलब अगर मैं रिस्क को हटा दूं, मार्केट में जो रिस्क है उसी के कारण तो हमें 50% रिटर्न मिल रहा है। अगर मैं उस रिस्क को हटा दूं तो फिर तो हमें बैंक जितना जो बैंक रिटर्न दे रहा है, मतलब 7% 6% एफडी का, वही हमारे लिए अवेलेबल होगा ना। ये सिर्फ वोलेटिलिटी ही एक ऐसा कारण है जिसके कारण हमें मार्केट्स में ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है जहां पे हम लोग अपना पैसा 3 महीने में भी 50% 100% ग्रो कर सकते हैं। अब ऐसा समझिए कि मार्केट में ना 6 फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू आप डिसाइड करते हैं कि आपका क्या पैसा अर्न करना है आपको। पहला तो ये कि ये इसमें फंडामेंटल टेक्निकल सब इन्वॉल्व हो जाता है। पहला तो ये कि आप जो कंपनी में जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका बिजनेस कैसा है मैक्रो लेवल पे। जैसे कि अगर मैं पेंट इंडस्ट्री की बात करूं, तो पेंट का कैसा फ्यूचर है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा, या फिर मैं दूसरे फैक्टर्स को देख सकता हूँ कि उस सेक्टर की ग्रोथ कैसी है आने वाले समय में। मतलब कि वो हर साल 20% से ग्रो हो सकता है नहीं हो सकता, या उसकी एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज कैसी है आने वाले टाइम में। तो वो तो हो गया अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस। मतलब कि वो मैक्रो लेवल पे जो सेक्टर है वो सेक्टर का एनालिसिस हो गया। वो अपने हाथ में है, उससे हमें अच्छे से कैसे करना है वो हम देख सकते हैं। वो हमारे कंट्रोल में बेसिकली हमारे या हमारे क्लाइंट के कंट्रोल में। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग द कंपनी। अब सपोज स्पेसिफिकली मुझे एशियन पेंट्स पसंद है, तो मुझे उस कंपनी के बारे में स्टडी करना है कि उसकी मैनेजमेंट कैसी है, उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कैसे है, कंपनी के पास जो मशीनरी है वो ऑब्सोलीट तो नहीं है, कंपनी ग्रो करने की तरफ ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा, कंपनी का जो करंट प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में क्या कॉम्पिटिटिव एज रखते हैं। इन सारी चीजों को मेरे को स्टडी करना है कि अंडरस्टैंडिंग द कंपनी। ये होगी दूसरी चीज जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है, और हमें एनालिसिस करने के बाद पता लग सकता है कि ये चीज का क्या फ्यूचर है। थर्ड इज टेक्निकल एनालिसिस करना, जिसके थ्रू हम ये देख सके कि हमारी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए। मतलब हम ऐसा तो नहीं ना रैंडमली किसी भी स्टॉक को किसी भी लेवल में बाय कर लिया।
हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि किस स्टॉक को किस लेवल पे एंट्री लेना है। ये थर्ड पॉइंट हो गया, इस पे भी हमारा कंट्रोल है। फोर्थ इज कि हमें टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग किस लेवल पे एग्जिट लेना चाहिए। जैसे सपोज अब मैंने प्लान किया कि मेरी जो एशियन पेंट है उसके अंदर एंट्री प्राइस तो होना चाहिए 2300 रुपए और मेरा एग्जिट प्राइस होना चाहिए 3000 रुपए। तो वो मेरे को टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू एक इजीली पता लग जाएगा कि मेरा एंट्री और एग्जिट प्राइस क्या होना चाहिए। तो जो चार चीजें है ना वो हमारे कंट्रोल में है। पहला कि अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग द कंपनी, थर्ड इज technical levels through which we can plan our entry, and fourth is technical levels from which we can plan our exit। अब आती है पांचवी और छठी चीजें। पांचवी इज होल्डिंग पीरियड, कि एक स्टॉक को आपको कितना होल्ड करना है। अब मैं सपोज एशियन पेंट की बात करूं तो एशियन पेंट के ऊपर मैं एक रफ एस्टिमेट बिठा सकता हूँ कि आने वाले 3 से 6 महीने में हो सकता है स्टॉक ग्रो कर जाए, बट मैं किसी भी तरीके से श्योरिटी नहीं दे सकता इस चीज की। मतलब ये एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही बेस्ड है, या फिर एक रैंडम आउटकम है ये कि ये स्टॉक 3 महीने में परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, बट इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। एंड सिक्स्थ इज मार्केट वोलेटिलिटी। सपोज अब यूएस में कोई वॉर स्टार्ट हो गया है या इसराइल में वापस कोई वॉर स्टार्ट हो गया, तो उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये पांचवी और छठी चीजें ऐसी है जिसपे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक एस्टिमेट दे सकते हैं हमारा। अब जो लोग बोलते हैं कि निफ्टी का टारगेट हम 30,000 दे रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या 35,000 दे रहे हैं बाय द एंड ऑफ दैट ईयर, तो ये रफ एस्टिमेट है। कहीं पर भी ये ना एक हर एनालिस्ट के अकॉर्डिंग, उसके वैल्यूएशन टेक्निक्स के अकॉर्डिंग या उसके एनालिसिस टेक्निक्स के अकॉर्डिंग ये एनालिसिस निकलते हैं, बट ये कहीं भी ना फेल प्रूफ चीजें नहीं होती। बट अगर हम पहली चार चीजों की बात करें ना, ये पहली चार चीजें ऐसी है जो एक रिसर्च एनालिस्ट के हाथ में होती है, जो एनालिसिस करता है कि उस कंपनी का प्रोस्पेक्ट्स क्या है। टेम्परेरी हो सकता है कोई स्टॉक डाउन हो, बट अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो प्रॉपर रिसर्च के साथ की है ना, तो मार्केट इन द एंड चाहे आपको 2 महीने बाद चाहे 5 महीने बाद आपको रिटर्न दे, पर रिटर्न देगा जरूर, क्योंकि मार्केट में एक अच्छे स्टॉक को लंबे समय के लिए नीचे रखना ऑपरेटर्स के लिए भी डिफिकल्ट है और एफ आई आई डी आई प्रमोटर्स के लिए भी डिफिकल्ट है। 13 पॉइंट इज की पेशेंस इज की। मार्केट में ना ऐसा नहीं चलता कि आप रोज आ रहे हैं तो आपको रोज ही कुछ ना कुछ एंट्री चाहिए, रोज ही कुछ ना कुछ एग्जिट चाहिए। मार्केट ऐसे नहीं चलता। मार्केट में ना प्रॉपर पेशेंस के साथ आपको अपने एंट्री का वेट करना है, और उसके बाद ही आपको अपनी एंट्री प्लान करनी है। सिंपल है। जहां पर भी आपने ग्रीड शो किया, जहां पर भी आपने उतावलापन शो किया ना मार्केट में, मार्केट आपको ट्रैप कर लेगा और इजीली आपका पैसा डूब जाएगा मार्केट में। जैसे मैं अभी रिसेंटली एक मेरे क्लाइंट है जिनके साथ क्या हुआ, उन्होंने डिफेंस बाय किया था पिछले प्रीवियस टॉप पे। जैसे मैं अगर डिफेंस की बात करूं तो डिफेंस का स्टॉक, सबसे फेमस स्टॉक है डिफेंस का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। मेरे क्लाइंट ने ना जब यहाँ पर था ना, यहाँ पर उस क्लाइंट ने बाय किया था इस रेंज में। ये है 2024 जुलाई। उस क्लाइंट ने यहाँ पर बाय किया एंड बाय चांस वहां से डिप स्टार्ट हुआ और गिरता 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 वो स्टॉक आ चुका, क्रैश होता होता यहाँ से, मान लो यहाँ से क्रैश होता होता उसने अपने 44% पैसे को डुबो दिया। ठीक है। अब क्या हुआ कि वो इतना इम्पेशेंट हो गया इस लेवल्स पे कि यहाँ पर तो मैं सपोज होता तो मैं यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान करता, बट उसने क्या किया, यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्क्वायर ऑफ कर दिया। मतलब जो उसने यहाँ पर 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे वो 60 रुपीज काट दिए, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया, और वो 60 रुपीज एक ऐसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर दिए जो उस टाइम ओवरवैल्यूड चल रहा था। एंड अभी 2 दिन पहले मैंने उसको, मैं उनसे मतलब डिस्कस हुआ मेरा कि आपने जो डिफेंस स्टॉक्स ऑलरेडी होल्ड किए थे वो भी पड़े हैं आपके पास कि आपने उसको एग्जिट कर लिया। एंड ही सेड कि मैंने एग्जिट कर लिया। जबकि अगर वो पेशेंटली होल्ड करते तो अब यहां से लेकर कम से कम उनका जो पैसा था वो जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया उतना ही रहता ना, एटलीस्ट कैपिटल तो टूटता नहीं ना वहां पे। तो अगर आप मार्केट में इम्पेशेंट हो जाते हैं ना तो इस तरह की गलतियां आपसे इजीली हो सकती है। 14th इज कि सबसे पहला मेरा बेसिक रूल है, मेरे क्लाइंट्स के लिए एक बेसिक रूल है कि मैं कभी भी जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करता हूँ ना वो उस मोटिव से इन्वेस्ट करता हूँ कि मुझे अपनी कैपिटल को लूज नहीं करना, या अपने कैपिटल जो क्लाइंट का कैपिटल है उस पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने देनी। एंड सेकंड इज वही कि
यही प्राइमरी रूल है कि पहले आपको अपने कैपिटल प्रोटेक्शन पे फोकस करना है, उसके बाद आपको कुछ रिटर्न जनरेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है। एंड 15th इज कि जब एक रिटेल इन्वेस्टर या एक जनरल जो आपके साथ में जो क्राउड है ना, मतलब जैसे सपोज कोई जनरल क्राउड है जो मार्केट में कभी भी, जिनको कुछ भी एबीसीडी भी नहीं पता, वो आपको बोल रहे हैं कि यार मार्केट तो बहुत अच्छा चल रहा है, बाय करना चाहिए यहाँ पे। वहां पे आपको ना थोड़ा सा डरना चाहिए कि जब ऐसे लोगों को, जो लोग मार्केट में एक्टिवली नहीं एक्टिव, उन लोग, वो लोग भी बोल रहे हैं कि हमें ये चीज अच्छी लग रही है, ये चीज बाय करनी चाहिए, तो देर आर हाई चांसेस कि एक करेक्शन आसपास ही है आपके। अब कभी भी नोटिस कर लेना, जैसे अब अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली मार्केट जब 21,900 था, तो बहुत गंगानगर के ब्रोकर्स थे जो लोग बोल रहे थे कि मार्केट यहाँ से और गिरेगा, और वो इन्वेस्टर्स को बोल रहे थे कि अभी बाई नहीं करना चाहिए, जबकि वही लोग जब निफ्टी 25,000 के आसपास ट्रेड कर रही थी, तो वो अपने इन्वेस्टर्स को बोल रहे थे कि बाय करो, बाय करो। तो मेन गेम यही है कि जब मासेस, जो मतलब मास, मतलब सपोज 70% पॉपुलेशन जिस चीज को बाय कर रही है ना, उस चीज को अवॉइड करो, और जिसमें कोई भी ध्यान नहीं दे रहा ना, उस चीज पे ध्यान दो। वैसे ही जब सारे लोग बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर बढ़ेगा, तो सब सोच लेना कि करेक्शन आसपास ही है आपके। और जब बाकी सारे डर रहे हो, जैसे जब 21,900 का लेवल आया निफ्टी का, तब आपको डर कम लगना चाहिए, क्योंकि उस टाइम हर जगह डर हुआ था कि यार अब तो मार्केट गया यहाँ से, और इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए यहाँ पे। एंड वही कि आजकल 16 पॉइंट की बात करूं मैं, कि आजकल ना आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं, या फिर ऐसे ऐसे पर्सन है जो लोग आपको फेक इन्फ्लुएंस करके, या कुछ दुबई का ट्रिप दिखा के, या कुछ फेक लाइफस्टाइल शो करके, या कुछ कार्स वार्स दिखा के आपको अगर बोल रहे हैं कि इसमें ऐसा इन्वेस्ट करो, या फिर हम ट्रेडिंग आपको सिखा देंगे। ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में जो करियर है वो 1 महीने में, 2 महीने में नहीं बनता, प्रॉपर टाइम गेम है। मतलब अगर आपने 10 साल, 5 साल, 20 साल मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं, तब ही आप उस जर्नी को फील कर पाएंगे और समझ पाएंगे। अब ऐसा हो सकता है कि मैंने ये पॉइंट समझाया आपको, ये 16, 17, 20 पॉइंट अगर मैंने आपको समझाए हैं, तो आपके लिए ये नॉर्मल पॉइंट्स हैं अगर आप इक्विटी मार्केट में एक्टिव नहीं है। बट वही अगर कोई पर्सन 10 साल, 15 साल से मार्केट में एक्टिव है ना, तो जो मैंने ये 15, 20, 30 पॉइंट समझा रहा हूं ना मैं, ये उसको लगेगा कि हाँ, मतलब प्रॉपर जो मार्केट में चल रहा है ना, वो इस पर्सन ने बताया मेरे को। तो पैसा आपका है। अगर कोई बंदा बोल रहा है कि यार ये चीज बाय कर लो विदाउट एनी प्रॉपर स्किल्स, आज मैंने अगर सीए या सीएफए किया, तो मैं तो इस हिसाब से मतलब थोड़ा स्लो लर्नर हो गया ना, क्योंकि कोई बंदा इंस्टाग्राम पे 1 साल में ट्रेडिंग करके दिखा रहा है कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं, और हम लोग 7 साल पहले स्टडी कर रहे हैं, मार्केट समझ रहे हैं, उसके बाद हम इस चीज को लेके आ रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि जो सामने वाला पर्सन आपको गाइड कर रहा है, या जिसकी गाइडेंस से आप मार्केट में काम कर रहे हैं, वो प्रॉपर नॉलेज या प्रॉपर स्किल्स या प्रॉपर डिग्री लाइसेंसेस होल्ड करता है क्या आपकी मनी को गाइड करने के लिए। 17th इज कि हमेशा ना डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान दीजिए, बट ना कभी भी ना ज्यादा डाइवर्सिफाई मत कीजिए। जैसे क्या होता है, मैंने कई ऐसे क्लाइंट्स को देखा है जो लोग क्या करते हैं कि सपोज ये स्टॉक अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा है, तो हमें इसको भी बाय करना है, हमें उस स्टॉक को भी बाय करना है। मतलब वो अपने पोर्टफोलियो को इतना बाइफरिकेट कर लेते हैं कि अगर वो उस बाइफरिकेशन की जगह अगर सिर्फ निफ्टी का ईटीएफ भी खरीद लेते ना, तो निफ्टी का ईटीएफ का रिटर्न और उनके पोर्टफोलियो का रिटर्न बराबर आता। मैंने ऐसे लाइव एग्जांपल्स देखे हुए हैं जहां पे एक पर्सन ने, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, मेरे नोन में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अप्रोक्सीमेटली 100 स्टॉक से पोर्टफोलियो बना रखा है। एंड जस्ट बिकॉज कि उसमें किसी दिन बाय या सेल का सिग्नल जनरेट होता है, तो वो अपने आप को बिजी रख पाता है, इसी कारण उसने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को 100 स्टॉक्स में, 200 स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई किया। जबकि मैंने उसको यही बोला कि अगर यू आर इन्वेस्टिंग इन 100 स्टॉक्स, उस चीज के बजाय अगर ही और शी हैव इन्वेस्टेड इन निफ्टी ईटीएफ या सिंपल किसी एक सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर देता ना, तो वो इजीली उस पोर्टफोलियो के रिटर्न को बीट कर पाता। अकॉर्डिंग टू मतलब एनालिसिस, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 से 20 स्टॉक्स ही अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करने चाहिए इफ यू आर इन इक्विटी मार्केट्स फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को मोर देन 20% से ग्रो करना है, तो ट्राई करें कि अपने पोर्टफोलियो में 15 या 20 स्टॉक से ज्यादा होल्ड ना करें। एंड नेक्स्ट इज कि हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को जितना सिंपल रख सके ना उतना सिंपल रखिए। अब जैसे कई बार आप किसी ऐसे लोग ऐसे मतलब ट्रेडिंग सिखाने वाले पर्सन के पास जाएंगे जो आपको ना ट्रेडिंग सिखाएगा और काफी हार्ड स्ट्रेटजी बताएगा, जैसे कि आप इन दो कॉल ऑप्शंस को बाय कर लीजिए, इन दो स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शंस को सेल कर दीजिए, इसको बाय कर लीजिए और इसका फ्यूचर ऑप्शन ऐसे बाय कर लो। तो आपको ना समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा यार इसने क्या चीज सिखा दी हमें। जबकि जितना इजीली या जितना सिंपल तरीके से हम मार्केट में काम कर पाएंगे ना, जैसे सपोज अब मुझे रिलायंस बाय करना है बट मेरा सपोज रिलायंस मिस हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक पुट ऑप्शन शॉर्ट कर सकता हूँ, मतलब पुट ऑप्शन को सेल कर सकता हूँ। या फिर अगर मैंने रिलायंस ऑलरेडी बाय किया हुआ है और मुझे कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी, तो मैं वहां पे कवर्ड कॉल सेल कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने कॉल ऑप्शन सेल कर दिया वहां पे। तो ये एक सिंपल और एक अंडरस्टैंडेबल ऑप्शन है, बजाय मैं 3 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर रहा हूँ, 3 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूँ और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी डेवलप कर रहा हूँ। हमारे ब्रेन का क्या है कि ना हमें ना कॉम्प्लेक्स चीजें ना अच्छी लगती है काफी। मतलब अगर कोई सीधे तरीके से हमें बता रहा है कि पैसा बन सकता है तो हमें पसंद नहीं आएगा। हमें किसी को 50,000 लाख रुपए देके और उसकी कोई ऐसी स्ट्रेटजी सीख कर ही अच्छा लगता है कि अब हम पैसे कमा सकते हैं। 19th पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो रिसेंटली जो मार्केट में डिप आया है ना, ये 20% का क्रैश आया है या हम इसको करेक्शन बोल ले। इसमें जितने भी लेवरेज वाले लोग थे ना, जितने भी लोग डब्बे पे काम करते थे या फिर कैश में ट्रेडिंग करते थे या फिर ये लेवरेज लेके फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते थे, इन लास्ट के 6 मंथ्स में सबका कैपिटल ग्रो हो चुका है। एंड 50% लोगों ने तो मार्केट भी छोड़ दिया है, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने इतना लेवरेज हाई कर लिया था कि वो लोग मार्केट में इस जो अपॉर्चुनिटी थी इन लास्ट के 1 मंथ में, जब मार्केट ने रिकवरी दिखाई, तो वहां पर वो लोग अवेलेबल नहीं थे मार्केट में, वो लोग पहले ही एग्जिट ले चुके थे मार्केट से। मेरी भी एक नोन में है जिन्होंने काफी लेवरेज पोजीशन बना ली थी, एंड सितंबर से लेकर फेब तक वो इतना टूट चुका था कि उनको ना क्लियरिंग ही बहुत देनी मतलब मार्केट में इतनी क्लियरिंग देनी पड़ गई कि वो जब मार्केट बिल्कुल नीचे आ गया ना, तो वहां से उनको लगा ही नहीं कि मार्केट ऐसे रिकवर हो सकता है, और उन्होंने अपनी पोजीशन जस्ट एट दैट लेवल काटी जहां पे हमारी एंट्री प्लान होनी थी। तो लेवरेज हमेशा उतना ही ले जितना आपको, जितना आप आपकी कैपिटल एब्जॉर्ब कर पाए या जितना आपका रिस्क कैपिटल अलाउ करे। जस्ट बिकॉज कि हमारा प्रॉफिट उससे डबल हो जाएगा, हमें अपनी लेवरेज को नहीं बढ़ाना चाहिए। एंड 20 इसकी जब भी आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं ना, तो आपका ना एक रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे को अपना पैसा एक साल में डबल करना है या मेरे को अपना एक साल में पैसा 4 गुना करना है, वो इक्विटी मार्केट्स नहीं करके देगा आपको। इक्विटी मार्केट उन लोगों के लिए है जो पेशेंटली मार्केट्स में अपने पैसे को मोर देन 20% ग्रो करवाना चाहते हैं। उन्हीं लोगों के लिए एक इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग बनी हुई है। ये जो इंस्टाग्राम पे चल रहा है कि एक दिन में उन्होंने 4 लाख से कोई ट्रेड किया और वो 4 लाख का 4 लाख उन्होंने कमा लिया, 10 लाख कमा लिया, ये रियल लाइफ में फिजिबल नहीं है। एंड अकॉर्डिंग टू सेबी एनालिसिस 97% रिटेल ट्रेडर्स आर इन लॉस। तो अब लेकिन हम इंस्टाग्राम खोलते तो इंस्टाग्राम पे हमें ये लगता है कि सभी कमा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। एफ एंड ओ स्पेशल लेवरेज के केस में क्या होता है, सिर्फ जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो लोग अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं बुरा गलत जाने के बाद भी। जैसे सपोज मैंने अगर कोई स्टॉक बाय किया और वो बाई चांस वहां से 30% क्रैश हो जाता है, अगर मैं फिर भी उस स्टॉक को होल्ड कर पा रहा हूँ ना, तो ही मेरे लिए लेवरेज बना है। बट जो इन्वेस्टर्स जिन जैसे स्टॉक 20% क्रैश हुआ, 30% क्रैश हुआ और वो डर जाते हैं, तो उन लोगों के लिए लेवरेज या फिर उन लोगों के लिए इक्विटी मार्केट नहीं बना हुआ, क्योंकि ये कोई गेम नहीं है, ये एक्चुअल में एक बिजनेस है। 21st पॉइंट, आपको हर जगह ये चीज सीखने को मिलेगी कि हमेशा ना अपने ट्रेड करने में स्टॉप लॉस लगाओ या अपनी इन्वेस्टिंग में ना स्टॉप लॉस लगाओ। कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर इतना क्रैश हो जाए, इतना कट हो जाए, तो आपको एग्जिट करना चाहिए। बट व्हाट आई थिंक पर्सनली इज, या मैं अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ कि आप इंस्टेड ऑफ ट्रेड में एंटर कर रहे हो उसके बाद आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर रहे हो, वो करने के बजाय आप थोड़ी देर एनालिसिस ज्यादा कर लो अपना, थोड़ा शांति से उसको ट्रेड को एनालाइज कर लो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ वो स्टॉक इतना अच्छा है कि मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ, तब उसको एंटर करो। ऐसा नहीं कि मैं पहले एंट्री ले लेता हूँ, फिर जब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा उसके बाद मैं उसे एग्जिट लूंगा। अपने पैसे को तोड़कर थोड़ी समझना है, पहले ही इस चीज को समझ लीजिए कि अगर उसमें मेरा पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे इतना इतना ऐसा रिटर्न मिलेगा,
और मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर ये आपने पहले ही एनालाइज कर लिया तो फिर आपका जो पैसा है वो टूटेगा ही नहीं ना। एंड 22nd पॉइंट इज कि whenever you are investing in mid cap और small cap stocks, या आपका कोई भी क्लाइंट मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उससे पहले ये डिस्क्लेमर जरूर मतलब समझ आ देना चाहिए, या आपको खुद को समझना चाहिए कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स वोलेटाइल होते हैं, एंड मार्केट में जब भी फ्लक्चुएशंस आता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप इजीली 30 से 40% क्रैश भी हो सकते हैं और 40 से 50% बढ़ भी सकते हैं। तो आपका ना 100% का एक रेंज होना चाहिए कि आप उस स्टॉक को ऊपर या नीचे गिरते हुए देख सके, तब ही आपको उस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए। एंड 23rd इज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग हैंड्स एंड वीक हैंड्स। पहले तो मैं ये बताता हूँ कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स कौन कौन से होते हैं। प्रमोटर्स, एफआईआईज, डीआईआईज, और या फिर जो बड़े रिटेल इन्वेस्टर्स, बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स लाइक आकाश कछोलिया और विजय केडिया, जो ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग हैंड कैटेगरी माने जाते हैं। एंड वीक हैंड्स कौन माने जाते हैं? हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स या जो छोटे क्लाइंट्स हैं। तो मार्केट में ऐसा बहुत बार हुआ है जहां पर बड़े प्लेयर्स जान कर एक स्टॉक को नीचे रखते हैं उतने टाइम तक जब तक एक रिटेल इन्वेस्टर सफोकेट ना हो जाए और वो अपनी होल्डिंग को रिलीज ना कर दे। जैसे ही उन्होंने अपनी अप्रोप्रिएट क्वांटिटी को बाय कर लिया ना, वो स्टॉक वहां से इतनी फर्स्ट रिकवरी देगा कि जितना आप लोगों ने सोचा भी नहीं था। सो आप ये चीज मार्केट में जब काम करें ना, तो ये चीज जरूर मतलब देख के रखिए कि व्हेनेवर यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपके जो स्टॉक है उसके अंदर कितने परसेंटेज ऑफ द मनी इज होल्डेड बाय स्ट्रॉन्ग हैंड्स, एंड कितना पैसा रिटेलर होल्ड कर रहे हैं। आई पर्सनली प्रेफर दो स्टॉक्स जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग हैंड्स की होल्डिंग बहुत ज्यादा हाई है एंड वो स्टॉक अच्छे वैल्यूएशन पे मुझे मिल रहा है। जैसे कि मैं जीआर इंफ्रा के केस में बात करूं, या फिर मैं किसी भी एक्सवाइजेड स्टॉक, मतलब सपोज मैंने जीआर इंफ्रा देखा, तो जीआर इंफ्रा के केस में वीक हैंड्स सिर्फ और सिर्फ 3% होल्डिंग लेके बैठे थे। अगर मैं दिखाऊं आपको एग्जांपल, तो जीआर इंफ्रा जीआर इंफ्रा के केस में अगर हम देखें यहाँ पे इन्वेस्टर्स के टैब को, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 3% ही है जो वीक हैंड्स होल्ड कर रहे हैं। बाकी 97-96% होल्डर्स हैं जो वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स की कैटेगरी में है। एंड ये चीज आप हमेशा समझिए कि जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है ना, वो हमेशा स्मार्ट मनी मानी जाती है। मतलब कि कोई भी बड़ा इन्वेस्टर किसी भी बेकार स्टॉक में अपना पैसा नहीं इन्वेस्ट करेगा। हम लोग कर सकते हैं बट बड़ा इन्वेस्टर नहीं कर सकता। तो अगर बड़ा इन्वेस्टर इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है और ये स्टॉक मुझे अगर अच्छे वैल्यूएशंस में मिल रहा है, तो मेरे लिए तो सिंपली एक अच्छा इंडिकेटर हो गया ना ये चीज पता करने का कि ये स्टॉक बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि बॉटम फिशिंग की। बॉटम फिशिंग क्या होता है कि कई लोगों को आपने देखा होगा कि यार अभी मार्केट टॉप पे है तो मैं सारा कुछ एग्जिट कर देता हूँ, एंड जब मार्केट गिर 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 जाएगा, रुक जाएगा ना, उसके बाद मैं वहां पर वापस एंट्री प्लान करूंगा। बट आज तक कोई भी इन्वेस्टर लगातार 10 साल के पीरियड में हर मार्केट की तेजी को और मार्केट की करेक्शन को प्रिडिक्ट नहीं कर पाया है। एंड यूएस में भी ये चीज प्रूव हो चुकी है कि यूएस में अराउंड 1980 की बात है नीचे, अगर अभी स्नैपशॉट देखेंगे ये बॉटम फिशिंग वाला, इसके अकॉर्डिंग 5 ईयर्स का डेटा निकला था जिसके अंदर ये पता लगा था कि मार्केट उन 5 सालों में मार्केट ने 26% का रिटर्न दिया है मार्केट को। बट वो जो 26% का रिटर्न है, अगर उसमें से वो 40 बेस्ट ट्रेडिंग डेज हटा देना, तो वो रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 4.5% रह जाएगा। रीजन बीइंग, जो लोग मार्केट को टाइम करने का ट्राई करते हैं ना कि यार अभी गिरेगा तो हम सारा एग्जिट कर जाते हैं, वो लोग फिर 4.5 पे स्टैंड कर रहे होते हैं। आपको कंसिस्टेंटली अपने अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करना है और उन्हें पेशेंटली अगर होल्ड करेंगे ना, तो अपने आप विद इन 1 ईयर 2 ईयर आपका प्राइस इजीली अचीव भी हो जाएगा, प्लस आपका जो टारगेट है वहां पर भी हिट कर जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब किसी को कोई भी क्वेश्चन है, किसी को कोई भी डाउट है, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you, Vatsal ji. This was a very insightful session. थैंक यू। Uh, I think first of all we can have questions from our chat box. So शाह आलम जी का क्वेश्चन है, हाउ टू पिक स्टॉक टू बाय। मीन्स आपने ये तो जरूर बताया कि स्टॉक्स में हमको एनालिसिस कैसे करनी है, बट हाउ टू पिक द स्टॉक।
This is his question. मैं क्या स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ कि मैं ना स्क्रीनर पे ना एक इंडिकेटर लगा लेता हूँ कि मुझे वो कंपनीज इंडिकेटर फाइंड करके दे दे जिसका प्रॉफिट ऑन एन एनुअल बेसिस मोर देन 100 CR है। अगर किसी भी कंपनी का प्रॉफिट मोर देन 100 CR होगा ना, तो जनरली उस कंपनी में ना एक तो बड़े प्लेयर्स एंट्री लेके बैठे हैं, प्लस आप लोग भी अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं अगर आपके एंट्री पॉइंट्स मैच हो रहे हैं वहां पे। तो स्क्रीनर पे ना ऑप्शन मिल जाता है जहां पर हम ना अपना इंडिकेटर लगा सकते हैं जिसके थ्रू हमें पता लग जाए कि कैसे हमें 100 CR का प्रॉफिट जो जनरेट करे वो कंपनी फाइंड करनी है। या उसके अलावा जैसे सपोज मुझे निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, निफ्टी 50 की कंपनीज को फाइंड कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं स्क्रीन के अंदर बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर सपोज मैं मुझे ये फाइंड करना है कि कौन से स्टॉक्स है जहां पर एफआईआई बाइंग कर रहे हैं रिसेंटली, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा और मुझे ये कंपनी की लिस्ट जनरेट करके दे देगा। उसके बाद मैं इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ एक्सेल में, सो दैट कि मैं प्रॉपर अपनी लिस्ट मेंटेन कर सकूं जहां पर मैं ये एनालाइज कर सकूं कि कितना स्टॉक किस क्वांटिटी में बाय करना है मुझे। उसके अलावा यहाँ पे आपको ना बहुत तरीके के इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये तो है जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके अलावा अपने खुद का इंडिकेटर भी बना सकते हो। जैसे सपोज मैं बात करूँ अपना कि मुझे जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग, वो ऐसी कंपनी चाहिए जिनका प्राइस टू अर्निंग लेस देन 15 हो, तो रन दिस क्वेरी। तो मुझे ये कंपनीज आ जाएंगी जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो मोर देन 15 है शायद इसके अंदर। इसी तरीके से आप प्रॉफिट के ऊपर भी लगा के देख सकते हैं कि मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब EROFIT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मोर देन 100 CR चाहिए। मतलब इस तरीके से ना इसको अगर यूट्यूब पे देख लेंगे ना आपको मिल जाएगा ये चीज। Okay, got it. हाँ जी। That means we can use multiple filters to find the stock as per our appetite. हाँ जी। Yeah. Now, अभी वासुदेव जी का क्वेश्चन है, I think it's related to GR Infra. ओके। He's asking that what about now GR Infra overvalued, undervalued, or balanced? I think he is questioning based on your example. व्हाट आई पर्सनली फील इन जीआर इंफ्रा इज दैट कि मेरा जो जीआर इंफ्रा का जो विद इन 6 मंथ्स का टारगेट है वो है अप्रोक्सीमेटली 1640 रुपीज। सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं इस स्टॉक को होल्ड करूंगा जब तक इसका प्राइस 1640 नहीं अचीव हो जाता। 1640 के प्राइस पे आने के बाद मैं ये वापस एनालाइज करूंगा कि कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई मेजर चेंज आया है। इन केस आया है तो मैं वापस उसे एनालाइज करूंगा कि जो करंट वैल्यूएशन चल रहे हैं वो अच्छे हैं नहीं। अगर फंडामेंटली कंपनी में कोई मेजर चेंज नहीं आया तो मैं यहां से उसकी एग्जिट प्लान कर लूंगा। Okay. देवेश मालविया जी का क्वेश्चन है, प्लीज गाइड हाउ वी कैन डिसाइड व्हेन टू बाय द शेयर, व्हाट इज द करेक्ट प्राइस टू बाय। आई थिंक यू हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस, बट अगर इसका मैं आपको एक कोई स्पेसिफिकली आंसर और दे देता हूं आपको। सपोज मैं कोई लार्ज कैप स्टॉक बाय करता हूं, मैं रिलायंस की बात करता हूं। रिलायंस के केस में अगर मैं इस चार्ट को ना थोड़ा जूम आउट करूं, तो आप देखो कि जब भी आपको ना डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना है, जैसे अगर मैं 1100 का प्राइस आइडेंटिफाई करूं, तो यहाँ पे काफी बार प्राइस फ्लक्चुएट हुआ इस प्राइस पे आने के बाद। तो वैसे ही आपको ना ये चीज आइडेंटिफाई करना है कि किन प्राइसेस पे स्टॉक या तो एक्यूमुलेशन जोन में है, किस प्राइसेस पे स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आ रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जनरली जितनी बार भी हिस्ट्री में यहाँ पर प्राइस आया है तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला रिलायंस में हमें। वहीं अगर हम इस लेवल्स पे देखें तो हमें रिलायंस में बाइंग प्रेशर देखने को मिला है इन लेवल्स पे। तो ये आपको विद द यूज ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है कि कौन सा लेवल एंट्री के लिए बेस्ट है। ओके, थैंक यू वत्सल।
भारत जी का क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर व्यू ऑन, आई थिंक इंडिया, व्हाट इज योर व्यू ऑन निफ्टी ईयर एंड टारगेट? मैं अगर मैं बात करूं मार्च 26 की, मतलब 2026 की, तो मेरा निफ्टी का टारगेट है 30,000 रुपीज। एंड ये अकॉर्डिंगली मैंने ड्राइव किया अकॉर्डिंग टू माय टेक्निकल चार्ट एनालिसिस। इसको फंडामेंटली हम कहीं भी प्रूव नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं तो मेरा जो टारगेट है वो 30,000 रुपीज का ही मैंने इनिशियली मार्क भी करा हुआ है यहाँ पर। ओके वत्सल। शालम जी का फर्दर उन्होंने क्वेरी रखी है कि कोई इंडिकेटर आप बता सकते हैं चार्ट में जिसको हम क्लियरली यूज कर सकें? मैं चार्ट में कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता। आई जस्ट यूज प्राइस एनालिसिस फॉर आइडेंटिफाइंग स्टॉक्स। ओके, एनी अदर क्वेरी? Anyone can raise hand and I'll unmute the person. You can ask the question directly with our speaker. Okay. Meanwhile, मेरा एक क्वेश्चन है वत्सल। प्राइसिंग की बात तो बहुत हो गई, बट कैन यू टेल कि हमें पर्टिकुलरली, जैसे अभी इंडिया में वॉर के सिनेरियोज थे, तो किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में हमें किस सेक्टर में मूव करना चाहिए? देखिए मैम, हम लोग एक रिटेल इन्वेस्टर हैं एंड हमारे पास कभी भी ना इतना डेटा अवेलेबल नहीं होता एंड ना ही हम कभी इतने डेटा को स्टडी कर सके जिससे कि हम एक रिटेल लेवल पे ये चीज आइडेंटिफाई कर सके कि मैक्रो लेवल पे क्या चीज चल रही है। ओके। जब मार्केट सितंबर से गिरना स्टार्ट हुआ था, तब दिसंबर तक तो किसी को कोई रीजन ही नहीं पता था कि एफआईआई मार्केट से एग्जिट क्यों ले रहे हैं या मार्केट क्यों गिर रहा है। एग्जैक्टली। सो हम ये चीज कभी भी नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि हमें किस सेक्टर में ड्यूरिंग द डिस्ट्रप्शन फेज में किस सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए। हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि सपोज अगर मैं अभी पेंट इंडस्ट्री की बात करूं, तो मुझे ये देखना चाहिए कि अभी अगर पेंट इंडस्ट्री के स्टॉक्स नीचे मिल रहे हैं, नीचे गिरे हुए हैं, तो मुझे ये चीज देखनी चाहिए कि जो उसका ओवरऑल मैक्रो फेज है कि इंडिया ग्रोइंग स्टेज में है। जैसे सपोज मैं पेंट इंडस्ट्री की बात करूं, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे पेंट डिमांड, पेंट इंडस्ट्री फॉर इंडिया। अब मैं यहाँ पे ये भी देख सकता हूँ कि पेंट यूज्ड पर 1,000 पर्सन इन इंडिया। यहाँ पर पर्सन यूज करता है अप्रोक्सीमेटली 4.1 kg। वहीं अगर मैं यहाँ पे इंडिया की जगह यूएस कर दूं, तो ये डेटा चेंज हो जाएगा। ये यहाँ पे शो नहीं कर रहा, बट सपोज हम 4 किलो यूज कर रहे हैं, बट अगर यूएस में 16 किलो यूज हो रहा है पर पर्सन के केस में, तो इसका मतलब हमें ये चीज पता है कि आने वाले टाइम में धीरे धीरे पेंट इंडस्ट्री का यूज बढ़ेगा। रीजन बीइंग, पेंट कार पेंट में भी यूज होता है, हमारे घर पेंट होते हैं उसमें भी यूज होता है, फर्नीचर्स में भी यूज होता है। हर चीज में हमारा पेंट इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है वो ग्रो होता हुआ दिख रहा है। प्लस ऐसा कोई गवर्नमेंट का भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पेंट के अगेंस्ट में कुछ काम चल रहा है। एंड पेंट के जो प्राइस, जो पेंट की प्राइस है वो भी कंज्यूमर एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब सपोज किसी ने कुछ प्राइस इंक्रीज किया पेंट इंडस्ट्री के अंदर, तो कंज्यूमर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है इन केस अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो अगर ये सब फैक्टर्स ठीक है और हमें कोई स्टॉक नीचे मिल रहा है और हम एक इन्वेस्टर है, हम मैक्रो ट्रेडर है, मतलब हमारा व्यू 3 से 7 महीने का, 3 महीने से 1 साल तक का है, तो हम विदाउट कंसीडरेशन ऑफ अदर इंडिकेटर्स हम उसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं अगर उसकी वैल्यूएशन जस्टिफाइड है तो। ओके, गॉट इट। हिमांशु शर्मा जी का क्वेश्चन है, हाउ टू स्टडी द वॉल्यूम ऑफ अ शेयर एंड इट्स रिलेशन विद द प्राइस? वॉल्यूम, मैम वॉल्यूम स्टडी करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये कि आप ये देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम में डिलीवरी आ रही है, सपोज आज किसी स्टॉक ने 10% की मूवमेंट शो किया है, तो उसमें वॉल्यूम भी उसको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा। अगर कोई भी ब्रेकआउट को, मतलब ब्रेकआउट इन द सेंस कि कोई भी एक स्टॉक के अंदर बड़ी मूवमेंट आ रही है, चाहे वो ऊपर की साइड आ रहा है चाहे वो नीचे की साइड आ रहा है, अगर उसको वॉल्यूम जस्टिफाई कर रहा है, तो इट मींस कि वो एक कंफर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें कि वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एक्चुअल है। वहीं अगर कोई ब्रेकआउट में या ब्रेकडाउन में हमें वॉल्यूम नहीं मिलता, तो हमें ये पता लगता है कि वो चांसेस है कि वो एक ट्रैप भी क्रिएट कर सकता है बड़ा प्लेयर उसके अंदर।
दूसरा, हम इसको डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडी कर सकते हैं। सपोज किसी दिन कोई बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ एंड उस दिन उसके डिलीवरी वॉल्यूम्स भी अच्छे थे, तो हम ये चीज जरूर देख सकते हैं कि हाँ, आज यहाँ पे जो डिलीवरी वॉल्यूम है वो एक्चुअली में जेन्युइन है। एंड ये चीज हमारे लिए काफी अच्छी पता लग सकती है मोमेंटम देखने के लिए, स्टॉक के मोमेंटम को देखने के लिए। ओके, शाह आलम जी ने हैंड रेस किया है, सो आई एम अनम्यूटिंग हिम। यश, शाह आलम जी, you can unmute yourself and you can ask your question. Hello, hello, Shah Alam ji, please ask your question. Yes, you are unmute now. You can ask. We are not able to hear you at. I think there is some connectivity issue. We are not able to hear you. You can put your question either in the chat box. Anyone else? Any question? ये मेरा ना लिंक है, अगर किसी भी इन्वेस्टर को ना डाउट है या कुछ है ना, तो वो इन लिंक्स पे ना मेरे को कनेक्ट कर सकता है। मेरा ऊपर नंबर भी शेयर्ड है एंड नीचे ये 2 लिंक्स भी दे रखे हैं मैंने। तो अगर किसी भी इन्वेस्टर को या किसी भी ट्रेडर को ये चीज का डाउट है कोई भी, तो वो मेरे को व्हाट्सएप पे क्वेरी भी भेज सकता है, और ही कैन ज्वाइन दीज 2 लिंक्स बेसिकली, जहां पर मैं इन्वेस्टर्स को फ्री में गाइडेंस इशू करता रहता हूँ मार्केट्स के रिलेशन में। Okay. Our attendees will use these both 2 links. And meanwhile, CA Kuber Khemka ji ka question hai, what should investors with small capital do? Investors with small capital should basically focus on increasing their capital इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि वो अपने छोटे कैपिटल को डबल कर सकते हैं। उनका एम ये होना चाहिए कि कैसे वो अपने स्किल्स को इतना एनहांस कर ले कि वो छोटी कैपिटल को बड़ा कर सके। जैसे सपोज अगर मैं जॉब कर रहा हूँ 50,000 रुपीज पर मंथ की, तो कैसे मैं अपने स्किल्स को अपग्रेड करके उस 50,000 रुपीज को 1,50,000 या 2 लाख रुपीज तक लेके जा पाऊं, सो दैट मेरी कैपिटल अप्रिशिएट हो। Okay. मार्केट में ऐसी चीज पॉसिबल नहीं है कि आप छोटी कैपिटल से हर बार बड़ा रिटर्न जनरेट कर पाओ। Yes, exactly. Anyone else? I think now we don't have any other question there in chat box. So we can close the session now, or we can wait 1-2 minutes if anyone else has any question or anyone wants to directly raise any question to the speaker. Okay, now we can close the session. सो वत्सल जी, आपने बहुत ही डिटेल्ड इंसाइट्स दी हैं हमें स्टॉक मार्केट के लिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। एंड डेफिनेटली जो हमारे अटेंडीज हैं उनको बहुत ही इंटरेस्ट आया होगा सुनने में, बिकॉज आपकी नॉलेज बहुत ही डीप है और आपने बहुत ही क्लियरली आर्टिकुलेट किया है सारे टॉपिक्स को। और डेफिनेटली इट विल हेल्प अस ऑल। जब हम आगे अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे तो हमको उसको फ्रेम करने में और स्ट्रैटेजिकली ये बहुत ही हेल्प करेगा। So, I, Darshika Agrawal, want to thank CIRC for organizing this webinar, and again, Vatsal ji, for your wonderful session. Thank you, you ma'am. for helping us in our financial journey. Thank you, ma'am.